Hello everyone. A very warm welcome to all of you. Welcome to the class. So here we are with our revision lecture of your unit 2, that is cell biology. So आज के इस लेक्चर में हम लोग सेल बायोलॉजी का रिवीजन करेंगे. ठीक है, बायोलॉजी कह लो या बायोलॉजी कह लो. तो सेल बायो का रिवीजन करेंगे, जिसमें आज के इस लेक्चर में हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड जितनी चीज़ें वो सारी डिस्कस करेंगे एंड ट्रांसपोजोन्स के बारे में देखेंगे. इसके अलावा माइक्रोबियल फिजियोलॉजी से आपका एक्सोन एंडोटॉक्सिन से जो क्वेश्चन आए हुए हैं हम वो भी देखेंगे. ओपेरॉन हम लोग मोलिकुलर बायोलॉजी में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है सेल बायोलॉजी में कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, क्योंकि सेल के बारे में बात कर रहे हैं ना. हमारी यूनिट का नाम ही क्या है, सेल बायोलॉजी, यानी सेल के बारे में बात करेंगे. तो सेल में क्या होता है, सेल में आपका सबसे पहले एनिमल में हम प्लांट के बारे में बात नहीं करेंगे, एनिमल सेल के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम लोग प्लांट के बारे में प्लांट फिजियोलॉजी में बात करेंगे. ठीक है, सो एनिमल सेल में क्या होता है, आउटर लेयर आपकी होती है एनिमल सेल मेम्ब्रेन, जिसको बायो मेम्ब्रेन भी बोलते हो आप या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हो आप. तो सबसे बाहर होती है आपकी सेल मेम्ब्रेन, जिसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हो, बायो मेम्ब्रेन भी बोलते हो. इसके बाद क्या होता है आपका सेल के अंदर, अगर आप देखोगे तो ऑर्गेनेलीज होते हैं, न्यूक्लियस होता है, जहाँ पर क्या होता है क्रोमोसोम के अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल होता है. फिर आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है. फिर आपका गोल्जी होता है. गोल्जी के बाद आपका लाइसोसोम होता है. फिर यहाँ पर क्या होगा, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं आपके. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर प्रेजेंट होंगी, आपकी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होंगी. सेल मेम्ब्रेन के बारे में आपने पढ़ा होगा कि जो आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है वो आपकी किस तरीके से होती है, इस तरीके से लिपिड बाइलेयर होती है. क्या होती है, लिपिड बाइलेयर होती है. सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा होगा कि सेल मेम्ब्रेन आपकी बाइलेयर होती है, और किससे मिलकर बनी होती है, लिपिड से. इस तरीके से बाइलेयर होती है, तो ये लिपिड बाइलेयर होती है, जिसमें लिपिड में भी कौन सा, फोस्फोलिपिड बाइलेयर. कौन सा, फोस्फोलिपिड. अब फोस्फोलिपिड में दो टर्म है, लिपिड एंड फोस्फो, यानी फोस्फेट. फोस्फेट एंड लिपिड, राइट. अब यहाँ पर जो फोस्फोलिपिड है ये कुछ ऐसा दिखता है आपका. यहाँ पर ये फोस्फेट होता है. ठीक है, फोस्फेट आपका ये क्या होगा, ये पोलार होता है. पोलार यानी इसको पानी से प्यार है, जिसको आप बोल सकते हो हाइड्रोफिलिक होता है नेचर में, वाटर लविंग होता है, ये पानी से प्यार है, इसको पानी से डरता नहीं है. इसके बाद यहाँ हाइड्रोकार्बन चेन होगी आपकी, यहाँ पर इसकी टेल होगी ये. अब टेल में क्या होता है, एक तो आपकी सैचुरेटेड होगी, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से मिलके बनी होगी. सैचुरेटेड यानी कि सिंगल बॉन्ड, और एक होती है आपकी अनसैचुरेटेड. अनसैचुरेटेड होती है आपकी, जिसको बोलते हो आप डबल बॉन्ड. ठीक है, तो यानी कि जो ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया फोस्फोलिपिड का, ये जो मैंने यहाँ स्ट्रक्चर बनाया है ये आपका फोस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर है, क्योंकि आपकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है फोस्फोलिपिड से मिलके बनी होती है. तो ये जो हाइड्रोकार्बन की जो टेल है आपकी, ये हाइड्रोकार्बन की टेल ये क्या होती है, ये आपकी नॉन पोलार होती है या हाइड्रोफोबिक होती है. फोबिक यानी फोबिया है इसको, हाइड्रो यानी वाटर से, पानी से डरती है ये. तो कुछ अरेंजमेंट जो फोस्फोलिपिड होते हैं ना, वो कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं कि फोस्फोलिपिड का जो हेड होता है ना, वो तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स यानी पानी की तरफ होगा, लेकिन जो टेल होती है ना वो इस तरीके से बीच में होती है. ठीक है, टेल इस तरीके से बीच में होती है, ये बीच में. और ये जो रीजन होगा इसको आप बोलते हो अल्फा स्पैनिंग रीजन. क्या बोलते हो, अल्फा स्पैनिंग रीजन. ठीक है, और जो प्रोटीन आपके इस मेम्ब्रेन को इस तरीके से क्रॉस करते हैं, फॉर एग्जांपल जीपीसीआर, तो उनको बोलते हो आप इंटीग्रल प्रोटीन. क्या बोलते हो, इंटीग्रल प्रोटीन. और जो पेरिफ्री पे प्रेजेंट होंगे उनको बोलते हो आप पेरिफेरल प्रोटीन. पेरिफेरल यानी किनारों पे. ठीक है, पेरिफेरल प्रोटीन. ठीक है, ये कुछ बेसिक सी बातें हैं. अब फोस्फोलिपिड कई तरीके के होते हैं आपके. फोस्फोलिपिड जो है आपके कई तरीके के होते हैं. फोस्फोलिपिड में आप बात करते हो ग्लिसरोफोस्फोलिपिड के बारे में.
ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड यानी फॉस्फोलिपिड तो है ही है, लेकिन इसके साथ में क्या है, ग्लिसरॉल ऐड है। क्या ऐड है, ग्लिसरॉल मोइटी ऐड है। अब ग्लिसरॉल मोइटी के साथ अगर आपके पास में यहाँ कोई एक्स फैक्टर ऐड है, जैसे अगर आपके पास में सेरिन प्रेजेंट है तो आप फॉस्फेटिडाइल सेरिन नाम दे दोगे इसको। अगर कोहेलिन प्रेजेंट है तो फॉस्फेटिडाइल कोलिन नाम दे दोगे आप इसको। ठीक है, तो इस तरीके से इसके बहुत सारे टाइप होते हैं। फॉस्फेटिडाइल इनेस्टोल इसका नाम होगा। इसके अलावा स्फिंगोलिपिड होता है, स्फिंगोसिन की बैकबोन होगी, स्फिंगोलिपिड होगा, और यहाँ पर भी कोहेलिन ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो फॉस्फोलिपिड भी आपके दो तरीके के होते हैं, स्फिंगोलिपिड और ग्लिसरोलिपिड, या फॉस्फोग्लिसराइड भी इसको बोलते हो ग्लिसरोलिपिड को। और फॉस्फोग्लिसराइड फर्दर कई तरीके का होता है, फॉस्फेटिडाइल सेरिन, फॉस्फेटिडाइल कोहेलिन, फॉस्फेटिडाइल इनेसिटोल, फॉस्फेटिडाइल इथेनोलामाइन। तो ये बेसिक क्लासिफिकेशन है। तो जैसा कि मैंने कहा कि फॉस्फोलिपिड में एक पोलार हेड होता है फॉस्फेट से मिलके बना हुआ, और एक आपकी हाइड्रोकार्बन चेन होती है, और वो हाइड्रोकार्बन चेन जो एक होती है सैचुरेटेड और एक होती है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड यानी सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड यानी डबल बॉन्ड। तो अगर मैं बोलूं कि क्या ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड में सिंगल और डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे फॉस्फोलिपिड में, तो आप कहोगे यस मैम प्रेजेंट होंगे। क्यों, इट्स अ टाइप ऑफ फॉस्फोलिपिड। अगर मैं ये कहूं कि क्या स्फिंगोलिपिड जो है वो सिंगल मैम्ब्रेन और डबल मैम्ब्रेन कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन चेन वाला फॉस्फोलिपिड है, तो आप कहोगे यस मैम। क्यों, क्योंकि इट्स अ टाइप ऑफ फॉस्फोलिपिड। तो फॉस्फोलिपिड की जो प्रॉपर्टी है वो इनकी भी प्रॉपर्टी होंगी। फॉस्फोलिपिड के स्ट्रक्चर के साथ आपने कुछ और चीजें अटैच कर दी तो इनका नाम अलग अलग हो गया, बट है तो ये फॉस्फोलिपिड का टाइप ही। क्योंकि इससे एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैंने ये वाली लाइन आपको बताई। इस इतने ही फैक्ट से आपका वो क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो जाता था। ये क्वेश्चन आप देखो, स्फिंगोलिपिड का टाइप ही स्फिंगोमाइलिन है। तो आप देखो स्फिंगोमाइलिन एंड फॉस्फोग्लिसराइड या ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड आप कह सकते हो, आर फॉस्फोलिपिड, दोनों ही क्या है, फॉस्फोलिपिड हैं। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, दोनों ही फॉस्फोलिपिड हैं, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो दोनों ही क्या है, फॉस्फोलिपिड हैं। तो ये थर्ड वाला स्टेटमेंट पढ़िए, ओनली वन ऑफ देम में कंटेन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। दोनों फॉस्फोलिपिड हैं, स्फिंगोमाइलिन भी फॉस्फोग्लिसराइड भी। तो ये बोल रहे हैं कि दोनों में से केवल एक ही ऐसा होगा जिसके पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। लेकिन अभी मैंने बताया कि फॉस्फोलिपिड के दो टाइप होंगे, स्फिंगो फॉस्फोलिपिड और ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड या फॉस्फोग्लिसराइड। क्योंकि ये फॉस्फोलिपिड के टाइप हैं तो इनके पास सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों वाला ही हाइड्रोकार्बन चेन प्रेजेंट होगा, दोनों के पास। ये बोल रहे हैं इन दोनों के पास नहीं, दोनों में से एक के पास होगा डबल बॉन्ड। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाता है, और इसी से आपको पता चल जाएगा कि अच्छा इसका आंसर सी होना चाहिए, क्योंकि इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा गया है। तो इसी से आपका क्लियर हो जाता। ठीक है, तो ऐसे छोटी छोटी बातें आपने ध्यान रखनी है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या होती है, आपकी बाइलेयर होती है, लिपिड बाइलेयर होती है आपकी सेल मेम्ब्रेन। इसके बाद और देखिए यहाँ पर फिजिकल एंड केमिकल बैरियर के जैसा काम करती है, जो कि आपकी क्या करेगी, सेल मेम्ब्रेन आपके जो सेल के अंदर के ऑर्गेनेलीज हैं उनको एक्स्ट्रा सेलर जो इन्वायरमेंट है उससे सेपरेट करके रखेगी, तो बैरियर के जैसा काम करती है। लिपिड बाइलेयर या फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है। फॉस्फोलिपिड में एक हाइड्रोफिलिक फॉस्फेट ग्रुप होता है और हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन टेल होती है। इसके बाद में यहाँ पर जो लिपिड होते हैं, जो फॉस्फोलिपिड होता है, जो आपकी लिपिड बाइलेयर होती है, मेनली जो सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन में तीन चीजें पाई जाती हैं, लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। ये तीन मेन कंपोनेंट होते हैं आपके सेल मेम्ब्रेन के, जिसमें जो लिपिड और प्रोटीन का रेशियो है वो 1:1 है। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो लिपिड का अमाउंट थोड़ा ज़्यादा प्रेजेंट होता है। एब्सोल्युटली सिमिलर रेशियो नहीं होता, थोड़ा सा लिपिड थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। अब यहाँ पर जो आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है, आपको पता है सेमी परमेबल है, कुछ ही चीज़ों को अलाउ करेगी, हर एक चीज़ को अलाउ नहीं कर देगी। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये देखो, आप जो भी गैसेज हैं वो डायरेक्टली यहाँ पर पैसिवली ट्रांसपोर्ट हो रही हैं। क्या हो रही है, पैसिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है यहाँ पर, बिना एटीपी के डायरेक्ट क्रॉस करके जा रही हैं यहाँ पर, नो एटीपी यूज। ठीक है, बिना एटीपी के पैसिवली ट्रांसपोर्ट हो रही हैं गैसेज। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, जो भी गैसेज है वो डायरेक्टली जा रही हैं। इसके बाद में स्मॉल अनचार्ज्ड है, कोई चार्ज नहीं है, लेकिन पोलार मॉलिक्यूल जैसे इथेनॉल, ये भी आप देख रहे हो डायरेक्टली क्रॉस कर रहा है सेल मेम्ब्रेन को, ये भी परमिएबल है। अगर आप देखोगे वाटर या यूरिया को, तो वाटर और यूरिया जो है ये कंप्लीटली परमिएबल नहीं है, थोड़ा सा ये क्या हो रहा है, रिवर्ट हो रहा है। जबकि ग्लूकोज
लार्ज अनचार्ज पोलर मॉलिक्यूल, आयंस हो गए आपके पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम क्लोराइड, ये सारे ये एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होंगे। ये आपके परमेबल नहीं है कि डायरेक्ट चले जाए, एक्टिवली ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। चार्ज पोलर मॉलिक्यूल जैसे अमीनो एसिड, एटीपी, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, आरएनए, डीएनए, तो ये सारे के सारे क्या हैं आपके, ये आपके परमेबल नहीं है पैसिवली। तो वही चीज पूछा गया कि कौन सा इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी सबसे ज्यादा परमेबल कौन हो, उस ऑर्डर में लगाना है आपको। तो सबसे ज्यादा परमेबल आपकी गैसेज है। अब गैसेज आपकी कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकती है, आपके ऑक्सीजन भी हो सकते हैं, नाइट्रोजन भी हो सकती है, जो भी गैसेज है आपकी, ठीक है। इसके बाद आपका क्या है, इसके बाद आपका इथेनॉल है जो कि आपका स्मॉल अनचार्ज पोलर मॉलिक्यूल है। उसके बाद वाटर एंड यूरिया है। उसके बाद क्या है आपका ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सारी चीजें आ जाएंगी आपकी। उसके बाद फिर क्या है, आयंस है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जो भी आपके आयंस होते हैं, चार्ज पार्टिकल जो होते हैं आपके। इसके बाद क्या है, इसके बाद अमीनो एसिड्स हैं, एटीपी है, एडीपी है, आरएनए है, ये सारे आ जाएंगे। तो ये वाला ऑर्डर आपको केवल फर्स्ट ऑप्शन में मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि सेकंड में इन्होंने गैस को, देखो गैसेज को कहाँ बीच में लगा दिया है ना, तो ऐसा तो होता नहीं है, सबसे ज्यादा परमेबल ही गैसेज होती हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, तो अब तक हमने क्या देखा, जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड बाइलेयर होती है। सेल मेम्ब्रेन में सबसे ज़्यादा जो कंटेंट होता है लिपिड का होता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होते हैं। फोस्फोलिपिड बाइलेयर होती है। फोस्फोलिपिड आपका पोलर और नॉन पोलर दोनों मोइटी को कंटेन करके रखता है। नॉन पोलर आपका हाइड्रोकार्बन चेन होता है। हाइड्रोकार्बन चेन आपकी एक सैचुरेटेड होती है, एक अनसैचुरेटेड होती है। मीन टू से कि सैचुरेटेड यानी सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग है और अनसैचुरेटेड यानी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर जो फोस्फोलिपिड होगा, देख सकते हो फोस्फोलिपिड में आपका, क्योंकि फोस्फोलिपिड में फोस्फेट वाला जो पार्ट है वो पोलर है और हाइड्रोकार्बन चेन नॉन पोलर है। तो जब हमारे पास पोलर और नॉन पोलर दोनों ही चीजों का कॉम्बिनेशन आपका फोस्फोलिपिड है, इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं एम्पीपैथिक या एम्पीफिलिक। इसका मतलब होता है कि दोनों ही ग्रुप हैं आपके पास, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दोनों ही पार्ट्स प्रेजेंट हैं। तो फोस्फोलिपिड में दोनों पार्ट प्रेजेंट होते हैं, इसलिए फोस्फोलिपिड को एम्पीपैथिक या एम्पीफिलिक भी बोला जाता है, ठीक है। इसके पास में हाइड्रोकार्बन जो चेन होती है वो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड प्रेजेंट होती है, देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद में सेमी परमेबल होता है। नेचर में हमने देख लिया कि सेमी परमेबल हर एक चीज को नहीं ये क्रॉस करेगा। सबसे ज्यादा जो परमेबिलिटी है वो गैसेज की है। फिर यहाँ पर स्मॉल अनचार्ज मॉलिक्यूल जैसे कि आपका यहाँ पर इथेनॉल हो गया, ठीक है। तो हर चीज परमेबल नहीं है। इसके बाद हमने ये भी देखा कि इसके पास लिपिड के साथ प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है। सेकंड मेजर कंपोनेंट प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन मैंने कह दिया कि जो फोस्फोलिपिड बाइलेयर को क्रॉस करके गया हुआ है वो इंटीग्रल प्रोटीन है, और जो पेरिफ्री पे प्रेजेंट है, किनारों पे, बाहर की तरफ या अंदर साइटोसोल की तरफ, वो आपका पेरिफेरल प्रोटीन है। देन यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंप्लीट क्लासिफिकेशन यहाँ पर किया गया है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है आपकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। सबसे ज़्यादा मेजोरिटी में आप अगर देखोगे तो मेजोरिटी में आपके पास में कौन प्रेजेंट होगा, लिपिड। थोड़ा सा कम परसेंटेज में प्रोटीन होगा, लेकिन बिल्कुल माइनर परसेंटेज में आपके पास कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। लिपिड अगर आप देखोगे तो लिपिड आपका, अगर लिपिड कार्बोहाइड्रेट के साथ प्रेजेंट है तो ग्लाइकोलिपिड आप बोल दोगे। एक होता है फोस्फोलिपिड, लिपिड के कई प्रकार होते हैं। एक होता है स्टेरोल जिसको आप कोलेस्ट्रॉल बोलते हो। मेन जो हमारा आता है वो आता है फोस्फोलिपिड, जिसके बारे में हम डिटेल में बातें डिस्कस करेंगे। तो मेन जो आपका है वो आपका फोस्फोलिपिड है आपका, कहाँ पर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। होते तो ग्लाइकोलिपिड, स्टेरोल और ये भी हैं, लेकिन मेन आपका फोस्फोलिपिड होता है। फोस्फोलिपिड का पूरा क्लासिफिकेशन मैंने यहाँ डाल रखा है, ये पूरा फोस्फोलिपिड के ऊपर है ये वाला स्लाइड। तो यहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो सबसे ज्यादा यहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोफोबिक बॉन्ड सबसे ज्यादा पाया जाएगा। कौन सा, हाइड्रोजन और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन सबसे ज्यादा देखने को मिलता है यहाँ पर, ठीक है, सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, जो प्रोटीन होता है इंटीग्रल होता है, यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके गया हो, जैसे जीपीसीआर। और एक होता है पेरिफेरल, जो पेरिफ्री पे ही प्रेजेंट होंगे, ठीक है, जैसे जिसमें हम स्पेक्ट्रिन एंड कायरिन इनके बारे में बात करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, कार्बोहाइड्रेट जो है वो बहुत कम परसेंटेज में है। कार्बोहाइड्रेट अगर प्रोटीन के साथ है तो ग्लाइकोप्रोटीन बोल दोगे, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट को आप ग्लाइकेन भी बोलते हो ना।
ग्लूकोज, ग्लाइकेन, है ना, इन टर्म से याद कर सकते हो। तो कार्बोहाइड्रेट को आप ग्लाइकेन भी बोलते हो। तो जब ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ प्रेजेंट है इसको ग्लाइकोप्रोटीन बोल दोगे। लिपिड के साथ अगर कार्बोहाइड्रेट है कॉम्बिनेशन में तो ग्लाइकोलिपिड बोल दोगे। जो फॉस्फोलिपिड की मैन्युफैक्चरिंग साइट होती है वो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके साइटोसोलिक मोनोलेयर दैट इज द सिंथेसाइज्ड या मैन्युफैक्चर्ड एरिया ऑफ फॉस्फोलिपिड। इसके अलावा जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो प्राइमरली जो बॉन्ड देखा जाएगा वो हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोजन इंटरेक्शन देखा जाएगा, जो कि अभी बताया मैंने। और लिपिड और प्रोटीन के बीच में नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन देखने को मिलता है। इसी स्लाइड से एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाती हूँ। सी दिस क्वेश्चन, प्रीडोमिनेंट इंटरेक्शन बिटवीन फॉस्फोलिपिड दैट स्टेबलाइज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज। तो ये चीज़ देख सकते हो आप, प्राइमरली जो बॉन्ड पाया जाता है वो हाइड्रोफोबिक पाया जाता है। इसके अलावा मैंने हाइड्रोजन भी बताया, तो कौन सा पाया जाएगा यहाँ पर? तो आप देख सकते हो यहाँ पर हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोजन इंट्रैक्शन, दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए फॉस्फोलिपिड को और डिटेल में यहाँ पर आपको समझाया गया है। फॉस्फोलिपिड अभी मैंने कहा कि पोलार हेड होता है फॉस्फेट का, हाइड्रोकार्बन चेन होती है आपकी सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, तो दोनों ही पार्ट्स हैं इसके पास में, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक, इसलिए इसको हम एम्पीपैथिक या एम्पीफिलिक बोलते हैं। फॉस्फोलिपिड दो तरीके का होता है, स्फिंगोलिपिड एंड ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, जिसको आप फॉस्फोग्लिसराइड भी बोलते हो। क्योंकि जब फॉस्फोलिपिड के पास में ग्लिसरॉल मोइटी ऐड हो जाती है तो इसको हम ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड या फॉस्फोग्लिसराइड बोल देते हैं। और जब स्फिंगोसिन मोइटी ऐड हो जाती है तो इसको हम लोग स्फिंगोलिपिड बोल देते हैं। स्फिंगोलिपिड आपके बैक्टीरिया में एब्सेंट होता है। इसका एग्जाम्पल है स्फिंगोसिन, सेरामाइड, स्फिंगोमाइलिन। स्फिंगोमाइलिन जो होता है ये माइलिन शीट में, नर्व्स में पाया जाएगा, स्टेबलाइज करता है ये। सेरेब्रोसाइड एंड गैंग्लियोसाइड, अगर आपने सेल सिग्नलिंग का लेक्चर देखा होगा तो गैंग्लियोसाइड में GM1 रिसेप्टर आपने पढ़ा होगा। देन यहाँ पर फॉस्फोग्लिसराइड या ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। फॉस्फेटिडाइल इथेनोलामाइन, फॉस्फेटिडाइल सेरिन, फॉस्फेटिडाइल कोहेलिन एंड फॉस्फेटिडाइल इनेसिटोल। जो आपका फॉस्फेटिडाइल कोहेलिन होता है, फॉस्फेटिडाइल सेरिन होता है, सॉरी इथेनोलामाइन होता है, ये 25% लिपिड प्रेजेंट होगा आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, नेट चार्ज 0 होता है, प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया में। फॉस्फेटिडाइल सेरिन के ऊपर नेट चार्ज नेगेटिव होता है, ये बैक्टीरिया में एब्सेंट होता है। एपोप्टोसिस के टाइम पर ये ईटमी सिग्नल देने में हेल्प करता है। फॉस्फेटिडाइल कोहेलिन जो होता है, इसको लेसिथिन भी बोलते हो आप, ये बैक्टीरिया में एब्सेंट होता है। फॉस्फेटिडाइल इनेस्टोल जो होता है ये इनर लीफलेट में पाया जाता है, माइनॉरिटी में प्रेजेंट होता है, ये सिग्नलिंग में हेल्प करता है। IP3 डैक पाथवे में आपने फॉस्फेटिडाइल इनेस्टोल पढ़ा होगा, IP3 फॉस्फेटिडाइल इनेस्टोल पढ़ा होगा, तो वहाँ पर ये काम करता है। एक और चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जो आपके फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, फॉस्फोलिपिड में जो बॉन्ड देखने को मिलता है, अगर आप फॉस्फोलिपिड के बारे में बात करोगे तो फॉस्फोलिपिड्स में जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, फॉस्फोलिपिड में कौन सा बॉन्ड यहाँ पर देखा जाएगा, तो आपका यहाँ पर एस्टर बॉन्ड देखने को मिलेगा। जबकि जब आप बात करते हो किसके बारे में, जबकि आप बात करोगे स्फिंगोलिपिड के बारे में, तो स्फिंगोलिपिड में यहाँ पर तो आपका एस्टर बॉन्ड देखने को मिल जाएगा। लेकिन जब आप बात करते हो किसके बारे में, स्फिंगोमाइलिन के बारे में, तो अमाइन ग्रुप ऑफ स्फिंगोसिन फॉर्म अमाइड बॉन्ड। तो अमाइन ग्रुप स्फिंगोसिन में अमाइड बॉन्ड बनाएगा, साथ में हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर नोट करेक्ट पूछा है, ये तो हमने डिस्कशन यहाँ कर लिया, लेकिन और पॉइंट देखते हैं। स्फिंगोमाइलिन, क्योंकि स्फिंगोमाइलिन में आप देख सकते हो क्या प्रेजेंट होता है, कोहेलिन प्रेजेंट होता है। क्या होता है, कोहेलिन प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो स्फिंगोमाइलिन में भी कोहेलिन है, फॉस्फोग्लिसराइड में फॉस्फेटिडाइल कोहेलिन के पास भी कोहेलिन है, तो दोनों के पास में कोहेलिन एज अ हेड ग्रुप काम करता है, ये करेक्ट है। हाइड्रोफिलिसिटी यानी कि जो हाइड्रोफिलिक होता है नेचर, पोलार जो होता है, ऑफ बोथ इज डिपेंडेंट ऑन फॉस्फेट ग्रुप, क्योंकि दोनों ही फॉस्फोलिपिड हैं, तो फॉस्फोलिपिड में फॉस्फेट ग्रुप ही पोलार नेचर प्रोवाइड करवाता है, एंड अदर हेड ग्रुप अटैच टू फॉस्फेट ग्रुप। देन देखिए, वाइल वन हैज फैटी एसिड टेल वाई एन एस्टर बॉन्ड। जो आपका फॉस्फोग्लिसराइड होता है ना, फॉस्फोग्लिसराइड में क्या होता है, ग्लिसरॉल होगा, इसके अलावा फैटी एसिड चेन होगी, तो ये जो लिंक होते हैं ना, ये एस्टर बॉन्ड के साथ यहाँ पर लिंकेज होगा। जबकि अभी मैंने बताया आपका ये किस में होता है, फॉस्फोग्लिसराइड में। जबकि मैंने अभी आपको बताया जो आपका स्फिंगोसिन है
इसमें क्या होता है, अमाइड बॉन्ड होगा अमाइन ग्रुप के साथ, ये देख सकते हो यहाँ लिखा हुआ है, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ क्या होगा, सबसे टॉप में लिखा हुआ है हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ आपका एस्टर बॉन्ड होगा। यू कैन सी हियर जहाँ ये लेजर पॉइंटर घूम रहा है, अमाइन ग्रुप ऑफ स्फिंगोसिन फ्रॉम अमाइड बॉन्ड टू फैटी एसिड, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ कौन सा होगा, एस्टर बॉन्ड, और अमाइन ग्रुप के साथ होगा अमाइड बॉन्ड। तो यहाँ पर एक फैटी एसिड के पास में फैटी एसिड टेल एस्टर बॉन्ड से अटैच होगी, कौन सा फैटी एसिड है, फोस्फोग्लिसराइड, जबकि जो आपका स्फिंगोमाइलिन है इसमें फैटी एसिड टेल इज अटैच्ड बाय अमाइड बॉन्ड, तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट है कि दोनों में से एक के पास ही डबल बॉन्ड होगा, जबकि दोनों फोस्फोलिपिड है तो दोनों के पास सिंगल और डबल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन चेन होगी। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए ग्लाइकोलिपिड के बारे में, तो ग्लाइकोलिपिड कार्बोहाइड्रेट लिपिड का मिक्सचर है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा, जो एंजाइम पार्टिसिपेट करती है लिंकिंग द सैकेराइड टू लिपिड, इसको ग्लाइकोसिल ट्रांसफेरेज बोलते हो। मोस्ट कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोलिपिड गैंग्लियोसाइड होता है जो कि नर्व्स में पाया जाएगा, ग्लैक्टोसिरेब्रोसाइड, गैंग्लियोसाइड, ये सारी चीज। इसके बाद में स्टेरोल के बारे में, स्टेरोल यानी कोलेस्ट्रॉल इसको कहा जाता है, जो कि मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी प्रोवाइड करवाता है। अगर आप एनिमल में बात करें तो जूस्टेरोल होता है, प्लांट्स में फाइटोस्टेरोल, सिटोस्टेरोल होता है, फंगस में इरेग्रोस्टेरोल होता है, और जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो आपका प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अभी मैंने कहा कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो फ्लूइडिटी प्रोवाइड करवाता है, तो क्या होता है जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, कोलेस्ट्रॉल जो होता है गैप भी फिल करने का काम करता है, ठीक है, वॉइड फिल करने का भी काम करता है। तो जो कोलेस्ट्रॉल होता है फ्लूइडिक बना देता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मूवेबल बना देता है। तो कोल्ड जब नेचर होता है, जब ठंड पड़ती है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होते हैं, क्लोज टुगेदर, और हॉट में मूव, क्योंकि गर्मी है तो वो दूर दूर हो जाएंगे। इसके लिए आप एक ट्रिक यूज कर सकते हो कि सर्दियों में अगर आपके पास में कोई बैठा हुआ है, ठंड में मतलब अगर आपके पास कोई बैठेगा तो ठंड में बैठने में कंफर्टेबल होगा, गर्मी में वो दूर दूर बैठने में आप कंफर्टेबल होते हो। तो वैसे ही आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी होता है, कोल्ड में क्लोज टुगेदर एंड हॉट में मूव फर्दर। तो विदाउट कोलेस्ट्रॉल, बिना कोलेस्ट्रॉल के आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी एंड सेपरेट होने लग जाएंगे फोस्फोलिपिड एक दूसरे से। तो जो आपकी सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि फैटी एसिड में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड चेन प्रेजेंट होगी, तो जो सैचुरेटेड वाली होती है पैक टाइटली, और अनसैचुरेटेड वाली क्या करती है, अनसैचुरेटेड वाली निक बनाती रहती है, यानी कि थोड़ा सा क्योंकि अनसैचुरेटेड है तो लूज बना के रखती है मेम्ब्रेन को। इसके बाद में यहाँ पर फ्लूइडिक नेचर जो होता है वो कार्बन चेन के लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, कि जितना ज़्यादा लंबा कार्बन का चेन होगा उतनी फ्लूइडिटी कम होगी, जितना कम लेंथ होगा कार्बन चेन का उतनी फ्लूइडिटी ज़्यादा होगी। इसके अलावा सिस कॉन्फ़िगरेशन, अनसैचुरेशन, टेम्परेचर, कोलेस्ट्रॉल कंटेंट एट लो टेम्परेचर ये फ्लूइडिटी को इंक्रीज करते हैं। कोलेस्ट्रॉल का कंटेंट हाई टेम्परेचर अगर है, गर्मी अगर है, तो फ्लूइडिक नेचर को डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स आपने याद रखने की, फ्लूइडिटी को कौन इंक्रीज करता है, कौन डिक्रीज करता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है इनको एक बार देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, कि लिपिड जो होते हैं 3 तरीके के होते हैं, कोलेस्ट्रॉल जिसको आप स्टेरोल बोलते हो, अभी मैंने क्लासिफिकेशन में बताया भी कि लिपिड जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसमें लिपिड में क्या होता है आपका ग्लाइकोलिपिड, है ना, ग्लाइकोलिपिड, स्टेरोल, ये दिखाई देती हूँ मैं, अभी जस्ट करवाया मैंने आपको, सी दिस स्लाइड, ये देख सकते हो यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड जो है ग्लाइकोलिपिड, स्टेरोल एंड फोस्फोलिपिड 3 प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ से आपका स्टेटमेंट जो है ये वाला ये करेक्ट हो जाता है कि जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें लिपिड 3 होते हैं, कोलेस्ट्रॉल, फोस्फोलिपिड एंड ग्लाइकोलिपिड। फोस्फोग्लिसराइड में क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि फोस्फोलिपिड में जब ग्लिसरॉल ऐड हो जाता है, ग्लिसरॉल मोइटी, तो उसको फोस्फोग्लिसरॉल बोलते हो। अभी मैंने कहा कि आपका फैटी एसिड चेन होगी और फोस्फोरिलेटेड अल्कोहल यानी ग्लिसरॉल होगा आपका, है ना, एस्टर बॉन्ड के थ्रू अटैच होंगे। मोस्ट फोस्फोलिपिड एंड ग्लाइकोलिपिड फॉर्म बायोमोलिकुलर शीट रादर देन माइसिली इन एक्वस मीडिया। इसके बारे में इसको होल्ड पे रखो, अभी पढ़ा नहीं हमने इसके बारे में। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, कॉमन एल्कोहल मोइटी इन फोस्फोग्लिसराइड आर, कौन कौन सी आपकी मोइटी है एल्कोहल मोइटी फोस्फोग्लिसराइड में। तो अभी मैंने कहा आपकी इथेनोलामाइन है, ठीक है, एल्कोहल मोइटी, सेरिन है, कोहलिन है, इनस्टोल है, ये आपके एल्कोहल मोइटी है, इथेनोलामाइन, सेरिन, कोहलिन एंड इनस्टोल। अभी क्लासिफिकेशन पढ़ा हमने। तो यहाँ लिखा हुआ है कि ग्लिसरॉल है, हाँ ग्लिसरॉल है, इनस्टोल है, कोहलिन, इथेनोलामाइन है, लेकिन टायरोसिन अमीनो एसिड थोड़ी ना है, तो ये वाला आपका इनकरेक्ट हो जाता है। ये हमने नहीं पढ़ा टायरोसिन के बारे में, हमने फोस्फोडाइल ग्लिसरोफोस्फोलिपिड के बारे में, फोस्फोडाइल इनस्टोल के बारे में, कोहलिन के बारे में, इथेनोलामाइन के बारे में, इन सारे फोस्फोग्लिसराइड के बारे में पढ़ा है, लेकिन टायरोसिन जो है ये कहीं पर भी नहीं पढ़ा। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपका कौन सा हो जाएगा, 4th वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर
नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, जो मैंने कहा कि जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होता है। तो प्रोटीन भी दो तरीके के होते हैं, पेरिफेरल और इंटीग्रल। पेरिफेरल जो पेरिफ्री पे प्रेजेंट होंगे, जो कि साइटोसोल के साइड और साइटोसोल के बाहर की तरफ भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल स्पेक्ट्रिन, एनकाइरिन, साइटोक्रोम सी, ये आपके पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं। अभी थोड़ा पेरिफेरल प्रोटीन के बारे में देख लेते हैं। पेरिफेरल प्रोटीन आपके क्या होते हैं, साइटोसोलिक होते हैं, यानी इंट्रासेल्युलर प्रोटीन होते हैं, सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे। हेटेरो डाइमरिक फॉर्म में होंगे। डाइमर यानी एक अल्फा होगा, एक बीटा, दोनों हेटेरो हैं, अलग अलग है और डाइमर फॉर्म में है। लेकिन जो एक्टिवेटिक फॉर्म होगी वो हेटेरो टेट्रामरिक होगी, यानी दो अल्फा दो बीटा जब ऐड हो जाएंगे तब ये एक्टिव होता है। ये स्कैफोल्ड प्रोटीन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखता है। इसके साथ में ये जो स्पेक्ट्रीन होता है, ये एनकाइरिन के साथ बाइंड होगा। मान लो ये स्पेक्ट्रीन है तो ये एनकाइरिन के साथ बाइंड होता है, और ये जो एनकाइरिन होता है ये स्पेक्ट्रीन को एक्टिन फिलामेंट के साथ में जोड़ के रखता है। ठीक है, तो एनकाइरिन के बारे में नेक्स्ट देखते हैं। एनकाइरिन क्या होता है, एनकाइरिन मीडिएट अटैचमेंट ऑफ इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन टू स्पेक्ट्रिन। कि एनकाइरिन क्या करता है, जो स्पेक्ट्रिन होता है उसको साइटोस्केलेटन या एक्टिन साइटोस्केलेटन से बाइंड करवाता है। ये भी मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को मेंटेन करके रखता है। ये भी स्कैफोल्ड प्रोटीन है। पेरिफेरल प्रोटीन के बारे में भी पढ़ रहे हैं हम। पेरिफेरल प्रोटीन को अगर आपको आइसोलेट करना है तो यहाँ से देखिए, ये वाली देखिए, जहाँ मैं ये लेजर पॉइंटर घुमा रही हूँ, ये वाला, इस एरिया में फोकस कीजिएगा, आइसोलेशन ऑफ पेरिफेरल प्रोटीन। ठीक है, सो आइसोलेशन ऑफ पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन हमने देखा स्पेक्ट्रिन, एनकाइरिन है। स्पेक्ट्रिन में हमने देखा कि एनकाइरिन इसको साइटोस्केलेटन के साथ बाइंड करता है, हेटेरोडाइमर होता है, लेकिन एक्टिव फॉर्म हेटेरोटेट्रामर होता है ना। इनको आइसोलेट कैसे कर सकते हैं, इनको आइसोलेट करने के लिए आप पीएच को चेंज कर सकते हो और आयोनिक स्ट्रेंथ यानी NaCl वगैरह को यूज कर सकते हो। तो अगर आपने इनको आइसोलेट करना है ना, इस तरीके से आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ मान लो पेरिफेरल प्रोटीन आपको आइसोलेट करना है तो आप पीएच को चेंज कर सकते हो, NaCl वगैरह को यूज कर सकते हो अगर आपको पेरिफेरल प्रोटीन को आइसोलेट करना है। तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन देखते हैं कि हमें कोई इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन मिल जाए। अच्छा, ये देखिए, ये एक प्रोटीन को आइसोलेट करना चाह रहे हैं इस वाले क्वेश्चन में, और ये क्या बोल रहे हैं कि इन्होंने ट्रीटमेंट किया NaCl के साथ और पीएच के साथ। मतलब किसी कोई प्रोटीन है, ठीक है। अब प्रोटीन मैंने कहा एक तो पेरिफेरल हो सकता है और एक आपका इंटीग्रल हो सकता है ना। और मैंने कहा कि अगर आपको पेरिफेरल को आइसोलेट करना है ना तो आप पीएच को चेंज कर सकते हो और NaCl को यूज करके आप इस प्रोटीन को आइसोलेट कर सकते हो, पेरिफेरल वाले को, है ना। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी यही किया, पीएच को यूज किया और NaCl को चेंज किया, और इन्होंने सोचा कि हम आइसोलेट कर लेंगे। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। क्यों हो गया फेल, इसका मतलब ये पेरिफेरल प्रोटीन नहीं होगा तभी तो आइसोलेशन नहीं हुआ। क्योंकि अगर पेरिफेरल होता ना तो पीएच और NaCl को अगर आप यूज कर रहे हो तो ये आइसोलेट हो जाता, लेकिन ये आइसोलेट नहीं हुआ, एक्सपेरिमेंट फेल हुआ। इसका मतलब ये पेरिफेरल प्रोटीन तो है नहीं। तो पहले ऑप्शन में भी पेरिफेरल है, तीसरे में भी पेरिफेरल है, चौथे में भी पेरिफेरल है, यानी ये प्रोटीन इंटीग्रल है। तभी आपका पीएच में चेंज के बाद भी, NaCl का यूज करने के बाद भी आइसोलेट नहीं हुआ, क्योंकि ये पेरिफेरल है ही नहीं। तो पेरिफेरल तीनों ऑप्शन में है, पेरिफेरल पेरिफेरल पेरिफेरल, पेरिफेरल है ही नहीं, क्योंकि जब पीएच और NaCl के यूज करने के बाद भी ये आइसोलेट नहीं हुआ। तो नेक्स्ट यहाँ देखिए, दूसरा प्रोटीन का टाइप होता है आपका इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन की जो एग्जांपल है वो ग्लाइकोफोरिन है, बैंड 3 है, GPCR है, रोडोप्सिन है, रिसेप्टर है, चैनल, एंजाइम, ये सारे आपके इंटीग्रल प्रोटीन हैं। इंटीग्रल प्रोटीन सिंगल पास भी हो सकते हैं, मल्टी पास भी हो सकते हैं। सिंगल पास यानी मेम्ब्रेन को एक ही बार क्रॉस करके रख रखा है, मल्टी पास यानी मल्टीपल टाइम क्रॉस करके रख रखा है। तो सिंगल पास का एग्जाम्पल है डेल्टा नोच और ग्लाइकोफोरिन, और मल्टी पास का एग्जाम्पल है GPCR जो कि 7 बार मेम्ब्रेन को क्रॉस करके रखता है। इसके अलावा पैच्ड जो कि 12 बार क्रॉस करके रखता है, बैंड 3 जो कि 14 या 12 टाइम मेम्ब्रेन को क्रॉस करके रखता है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर इंटीग्रल प्रोटीन में सबसे पहले बात करते हैं बैंड 3 के बारे में। बैंड 3 जो होता है ये अनायन एक्सचेंजर है। अनायन एक्सचेंजर यानी बाइकार्बोनेट और क्लोराइड आयन का एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। तो बाइकार्बोनेट क्लोराइड एक्सचेंजर भी इसको कहा जाता है। ये कई बार मेम्ब्रेन को क्रॉस करके रखता है, 12 to 14 टाइम्स। तो ये मल्टी पास या मल्टी टॉपिक ग्लाइकोप्रोटीन है। SLC और A1 जीन इसके लिए इनकोड करते हैं।
इंटीग्रल प्रोटीन है आरबीसी का, एनकाइरिन के साथ ये क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। जो आपका पेरिफेरल प्रोटीन है एनकाइरिन, उसके साथ ये इंटरेक्शन में रहता है और बाइकार्बोनेट और क्लोराइड एक्सचेंजर में हेल्प करता है। साथ में आयन ट्रांसपोर्ट और प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन में भी हेल्प करता है। देन बात करते हैं ग्लाइकोफोरिन के बारे में। ग्लाइकोफोरिन जो होता है मेम्ब्रेन को एक ही बार क्रॉस करके रखता है, इसको सिंगल पास बोलते हैं, आरबीसी में पाया जाता है। लेकिन ये 2 बार, जब मान लो ये अल्फा हेलिकल एक ही बार क्रॉस करके रख रखा है, लेकिन जब ये 2 बार क्रॉस करके रखता है ना डायमेरिक फॉर्म में, तो इसको एक्टिव फॉर्म कहा जाता है। 23 अमीनो एसिड रेसिड्यू से मिलकर बना होता है। एंड टर्मिनल पे ग्लाइकोसिडिक मोइटी ऐड होती है। आरबीसी को हाइड्रोफिलिक कोट प्रोवाइड करवाता है ताकि वो आपके जो वेसल्स हैं, जो सेल हैं, उसमें सर्कुलेट कर सके। ठीक है, अगर आपको किसी भी इंटीग्रल प्रोटीन को आइसोलेट करना है तो आप उसको नेटिव फॉर्म में यानी फंक्शनल फॉर्म में भी आइसोलेट कर सकते हो और उसको आप काइंड ऑफ डीनेचर्ड फॉर्म में भी यानी कि नॉन फंक्शनल या नॉन नेटिव फॉर्म में भी आइसोलेट कर सकते हो। अगर आपको ज्यों का त्यों आपको इंटीग्रल प्रोटीन को आइसोलेट करना है फंक्शनल फॉर्म में या नेटिव फॉर्म में, तो आप अनायोनिक डिटर्जेंट फॉर एग्जांपल एसडीएस, इसको आप यूज करोगे अगर आपको नॉन फंक्शनल फॉर्म में। अगर आपको नॉन फंक्शनल फॉर्म में अगर आपको आइसोलेट करना है तो आप अनायोनिक डिटर्जेंट को यूज करोगे। लेकिन अगर आपको फंक्शनल फॉर्म में आइसोलेट करना है इंटीग्रल प्रोटीन को तो आप नॉन आयोनिक डिटर्जेंट जैसे ट्रीटियम, कटायनिक सी टैब, ऑक्टाग्लाइकोसाइड, इसको यूज करोगे। देन बात करते हैं हाइड्रोपैथी प्लॉट। हाइड्रोपैथी प्लॉट आपका क्या बताता है, प्रोटीन के बारे में ये बताएगा कितनी बार मेम्ब्रेन को क्रॉस करके रख रखा है। तो ये जो बीच वाला रीजन ना हाइड्रोफोबिक, इसको बोलते हो आप अल्फा स्पैनिंग रीजन। तो इसके बारे में बताते हैं कितनी बार क्रॉस करके रख रखा है। तो ये इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन जो अल्फा स्पैनिंग रीजन है, इसके बारे में ये बताता है कितनी बार मेम्ब्रेन को क्रॉस करके रख रखा है। ये कभी भी बीटा शीट के बारे में आइडेंटिफाई नहीं करता, अल्फा हेलिकल के बारे में आइडेंटिफाई करके आपको बताएगा कौन, हाइड्रोपैथी प्लॉट। अब यहाँ कुछ एंजाइम्स के बारे में बात करते हैं। फ्लिपेज, फ्लोपेज, स्क्रैम्बलेज क्या करता है। जो आपका फ्लिपेज एंजाइम है, फ्लिपेज एंजाइम क्या करता है, फ्लिपेज एंजाइम जो आपका फॉस्फेटाइल इथेनोलामाइन पीई जिसको बोलते हो, फॉस्फेटाइल जो आपका फ्लिपेज एंजाइम है, फॉस्फेटाइल इथेनोलामाइन एंड स्फिंगोमाइलिन, ये जो है आपके, इनको क्या करेगा, इसको ये फ्लिपेज, फ्लिपेज का मतलब क्या है, फ्रॉम आउटर टू साइटोसोलिक, यानी कि आई इनर की तरफ लेके आएगा। फ्लिपेज में आई है ना, तो बाहर से साइटोसोल से आउटर से अंदर की तरफ लेके आएगा इनको। ठीक है, फ्लोपेज क्या करता है, फ्लोपेज जो होगा आपका, ये आपका फॉस्फेटाइल कोहेलिन एंड, यहाँ उल्टा लिख दिया इन्होंने, जो यहाँ पर फ्लिपेज है ना, ये फॉस्फेटाइल इथेनोलामाइन और ये इधर वाले में देखिए फॉस्फेटाइल इथेनोलामाइन और फॉस्फेटाइल सेरिन को आउटर लीफलेट से अंदर की तरफ लेके आने का काम कौन करता है, फ्लिपेज आई इनर की तरफ लेके आएगा और एटीपी का पी टाइप एटीपीएस को यूज करेगा। जो आपका फॉस्फेटाइल कोहेलिन है और स्फिंगोमाइलिन है, इसको ये आपका कहाँ प्रेजेंट होता है, ये आपका अंदर की तरफ प्रेजेंट होगा। तो इसको इनर से आउटर की तरफ, फ्लोपेज ओ आ रहा है ना, तो आउटर की तरफ लेके जाएगा ये फ्लोपेज। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए फ्लिपेज क्या करता है, फ्लिपेज, इसमें आई आ रहा है ना, यानी अंदर की तरफ लेके आएगा किसी चीज को, आई यानी इनर, यानी आउटर टू इनर लेके आएगा किसको, फॉस्फेटाइल इथेनोलामाइन और फॉस्फेटाइल सेरिन को। फ्लोपेज क्या करता है, ओ आ रहा है ना, तो इनर से आउटर की तरफ लेके जाएगा किसको, फॉस्फेटाइल कोहेलिन और स्फिंगोमाइलिन को। देखिए ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर, ये दोनों एटीपी का यूज करते हैं। ठीक है, फ्लिपेज और फ्लोपेज के बारे में पढ़ा हमने। तो फ्लिपेज क्या करता है, फ्लिपेज इनर की तरफ लेके आएगा, बाहर से अंदर की तरफ, किसको, फॉस्फेटाइल इथेनोलामाइन और सेरिन को। तो यहाँ पर देखिए फॉस्फेटाइल इथेनोलामाइन और सेरिन को एक्स्ट्रा सेलुलर यानी बाहर से साइटोसोल की तरफ यानी सेल के अंदर की तरफ लेके आएगा। तो बी का होगा फर्स्ट, बी का क्या होगा, फर्स्ट। बी का फर्स्ट केवल आपका फर्स्ट ऑप्शन में ही दिया हुआ है, बाकी किसी ऑप्शन में नहीं है। फ्लोपेज क्या करता है, ओ, तो ये आउटर बाहर की तरफ लेके जाएगा, बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर में, सेल के बाहर, सेल के बाहर लेके आ जाएगा किसको, फॉस्फेटाइल कोहेलिन और स्फिंगोमाइलिन को, ये स्फिंगोसिन को। तो क्या करता है ये आपका साइटोसोल यानी इनर से एक्स्ट्रा सेलुलर की तरफ लेके जाएगा। तो सी का हो गया थर्ड। लाइपेज क्या करता है, लाइपेज यानी लिपिड का ब्रेकडाउन करेगा,
लिपिड एग्जाम्पल ट्राई एसाइल ग्लिसराइड, तो इसको ब्रेक करेगा ये, तो कैटालाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राई एसाइल ग्लिसराइड। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर हो गया फर्स्ट इसमें। इसके अलावा स्क्रैम्बलेज क्या करता है, स्क्रैम्बलेज इनर और आउटर दोनों डायरेक्शन में ही मूवमेंट करवाता है। अब नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं हम लाइपोसोम क्या होता है, माइसेली क्या होता है। आपको पता है कि आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, लिपिड बाइलेयर होता है ना। तो जब लिपिड बाइलेयर जो है दोनों ही फोस्फोलिपिड, ये वाले भी जब ये दोनों के दोनों सर्कुलर फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं ना, हाइड्रोफोबिक टेल बीच में आ जाती है, यानी ये फोस्फोलिपिड जो बाइलेयर फॉर्म में अरेंज हो गया, इसको आप लाइपोसोम बोल दोगे। ये लाइपोसोम आपका ड्रग डिलीवरी में भी यूज आता है। ठीक है, ड्रग को अगर को डिलीवरी करना है थेरेपेटिक ड्रग को बॉडी के अंदर, तो ये यूज आता है वहां पर। तो यहाँ पर लिपिड बाइलेयर को जब आप जो हाइड्रोफोबिक रीजन है उनको बीच में लेके अरेंज कर देते हो जैसे नॉर्मली होता है, तो इसको आप लाइपोसोम बोलते हो। लेकिन जब आपकी लिपिड बाइलेयर ना अरेंज होके लिपिड की सिंगल लेयर, फोस्फोलिपिड है ना, एक ही फोस्फोलिपिड की लेयर इस तरीके से पड़ी हुई है, सिंगल लेयर, ठीक है, सिंगल हाइड्रोफोबिक लेयर, इसको बोलते हो माइसेली। ठीक है, इस बार फोस्फोलिपिड बाइलेयर होती है ना, अब की बार फोस्फोलिपिड की सिंगल लेयर अरेंज हो गई है, इसको बोलते हो माइसेली। ठीक, तो इसी से क्वेश्चन यहां पर था, अभी हम लोगों ने देखा था। ये देखिए यहां पर बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए इससे, लाइपोसोम और इससे। ये देखो ये वाला पॉइंट यहां पर आप देख सकते हो। तो फोस्फोलिपिड जब बाई मोलिकुलर दोनों शीट जब अरेंज होंगी ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मोस्ट, हाँ ये बोला गया कि ज्यादातर जो आपके फोस्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड होते हैं बाइलेयर फॉर्म में ही अरेंज होते हैं, है ना, बाइलेयर फॉर्म में ही, मतलब इस तरीके से, माइसेली फॉर्म में नहीं होते। माइसेली यानी सिंगल फोस्फोलिपिड फॉर्म में नहीं होते, तभी तो हम फोस्फोलिपिड बाइलेयर बोलते हैं ना, बाइमोलिकुलर ही होते हैं। माइसेली का मतलब होता है सिंगल, सिंगल लेयर नहीं होते, बाइलेयर होते हैं। इसके बाद देखिए लिपिड राफ्ट। लिपिड राफ्ट क्या होता है कि जो लिपिड आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसमें आपको पता है लिपिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो लिपिड राफ्ट में क्या होता है, लिपिड राफ्ट मेनली, बस एक पॉइंट याद रखिएगा, लिपिड राफ्ट आपका, लिपिड राफ्ट कॉम्पोजिशन होता है स्फिंगोलिपिड, स्फिंगोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल एंड ग्लाइकोलिपिड। ये तीन चीजों का जो मिक्सचर होता है यही आपका लिपिड राफ्ट होता है, बस ये याद रखिएगा। और लिपिड राफ्ट जो होता है ना, स्फिंगोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल एक दूसरे से बहुत टाइटली बाइंड होते हैं, इनकी इफिशियंसी एक दूसरे के लिए बहुत हाई होती है। ठीक है, लिपिड राफ्ट में आपका जो फोस्फोग्लिसराइड्स के नाम पढ़े थे ना हमने, फोस्फोग्लिसराइड इंक्लूड नहीं होता लिपिड राफ्ट में, फोस्फोग्लिसराइड इंक्लूड नहीं होता। अब अगर आपसे ये पूछें क्या लिपिड राफ्ट में फोस्फोडाइल इनस्टॉल होगा, फोस्फोडाइल कोहेलिन होगा, फोस्फोडाइल सेरिन होगा, फोस्फोडाइल इनस्टॉल होगा, तो आप जवाब दोगे नहीं, क्योंकि ये फोस्फोग्लिसराइड या ग्लिसरोफोस्फोलिपिड का टाइप है। और ग्लिसरोफोस्फोलिपिड जिसको आप फोस्फोग्लिसराइड भी बोलते हो, ये आपका लिपिड राफ्ट में नहीं आता। ये देख सकते हो यहाँ पर मैंने आपको क्या कहा था कि जो आपके लिपिड होते हैं तीन तरीके के होते हैं, ग्लाइकोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल और फोस्फोलिपिड, जिसमें से जो फोस्फोलिपिड होता है वो दो तरीके का होता है, स्फिंगोसिन एंड फोस्फोग्लिसराइड या ग्लिसरोफोस्फोलिपिड। तो ये जो ग्लिसरोफोस्फोलिपिड है ना, ये आपका लिपिड राफ्ट में नहीं आता, तो ना तो ये आएगा, ना ये आएगा, ना ये आएगा, ना ये आएगा लिपिड राफ्ट में। लिपिड राफ्ट में केवल स्फिंगोलिपिड आता है, इसके अलावा आपका ग्लाइकोलिपिड आएगा और कोलेस्ट्रॉल आएगा। तो इन तीन का होता है, और स्फिंगोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल की एफिनिटी बहुत हाई होती है। इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूं, ये देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट इन्वॉल्व इन लिपिड राफ्ट, कौन सा लिपिड राफ्ट में इन्वॉल्व नहीं होता। तो मैंने कहा कि लिपिड राफ्ट में ग्लिसरोफोस्फोलिपिड इंक्लूड नहीं होता। ग्लिसरोफोस्फोलिपिड के टाइप आपको पता ही है, बहुत सारे टाइप होते हैं आपके, फोस्फोडाइल कोहेलिन, सेरिन, इथेनोलामाइन, फोस्फोडाइल इनएसिटोल। तो फोस्फोडाइल सेरिन इंक्लूड नहीं होगा, स्फिंगोमाइलिन, कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोलिपिड तीनों होते हैं। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन होगा। इसके बाद आगे बोला गया कि लिपिड राफ्ट में स्फिंगोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं ये एक दूसरे से टाइटली बाइंड होते हैं। क्यों? क्योंकि स्फिंगोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल, ऐसे यानी स्फिंगोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल, इनकी एफिनिटी एक दूसरे के लिए बहुत हाई होती है। ठीक है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको पता है डायनामिक ही होती है नेचर में, तो स्फिंगोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल की एफिनिटी लिपिड राफ्ट में एक दूसरे के लिए बहुत हाई होती है। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखिए आप, इन एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट आपने किया
और इस एक्सपेरिमेंट में आपने क्या चाहा कि आप प्रोटीन को क्या करना चाह रहे हो, आइसोलेट करना चाह रहे हो। आइसोलेशन के लिए आपने क्या किया, NaCl का यूज किया, और यूज करके क्या हुआ, प्रोटीन आइसोलेट हो गया। तो प्रोटीन आइसोलेशन अगर आप NaCl से कर पा रहे हो, इसका मतलब ये पेरिफेरल प्रोटीन है। कौन सा, पेरिफेरल। और पेरिफेरल के एग्जाम्पल मैंने आपको बताए ही हैं, एनकाइरिन है, स्पेक्ट्रिन है, ये आपके क्या है, ये आपके पेरिफेरल हैं। तो अगर NaCl से आप सेपरेट कर पा रहे हो, आइसोलेट कर पा रहे हो प्रोटीन को, तो पेरिफेरल प्रोटीन, इसका मतलब या तो वो स्पेक्ट्रिन है या तो एनकाइरिन है। तो स्पेक्ट्रिन दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर है इसका। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग यहाँ पर लेटरल डिफ्यूजन। लेटरल डिफ्यूजन में क्या है, आप देखिए यहाँ पर हम फ्रैप टेक्निक को यूज करते हैं। फ्रैप का फुल फॉर्म होता है फ्लोरोसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग, फ्रैप टेक्निक, ठीक है। इसमें क्या किया आपने, ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये प्रोटीन है, यहाँ पर लिपिड और प्रोटीन है यहाँ पर। तो आपने क्या किया, यहाँ पर इनको ग्रीन फ्लोरोसेंट डाई से, यानी ग्रीन कलर से आपने मार्क कर दिया। मार्क करने के बाद आपने फोटो ब्लीच किया। ब्लीच यानी कि ताकि ये जो ग्रीन मार्क है ये हट जाए, तो लेजर को आपने यूज किया, तो जो ग्रीन लाइट आपने डाली थी इन फोस्फोलिपिड के ऊपर वो ब्लीच हो गई। देखो ये हट गई, ग्रीनरी देखो यहाँ से हट गई। लेकिन थोड़े टाइम बाद आपने देखा कि जो ग्रीनरी इस लोकेशन पर नहीं आपको दिख रही थी, थोड़े टाइम बाद जब आपने देखा तो आपको क्या दिखा, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गए हर जगह, ये वाले पार्टिकल। इसका मतलब क्या है कि फोस्फोलिपिड अगल बगल क्या हो रहे हैं, अगल बगल में डिफ्यूज हो रहे हैं, शिफ्ट होते जा रहे हैं। तो लेटरल डिफ्यूजन होता है। हमने ये एक्सपेरिमेंट यहाँ निकाला कि लिपिड और प्रोटीन जो होते हैं मूवेबल होते हैं, वो मूव करते रहते हैं। तो फ्लोरोसेंस आपने यूज किया था यहाँ पर, फ्लोरोसेंस को फोटो ब्लीच किया, और फोटो ब्लीच करने के बाद वापस से पूरे एरिया में आपको फ्लोरोसेंस दिख गई। इसी को बोलते हैं फ्लोरोसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग, जिसके लिए ये डायग्राम आया कि स्टार्टिंग में तो यहाँ तक तो ठीक था, आपने फिर यहाँ फोटो ब्लीच किया तो यहाँ पर क्या हुआ, इस वाले एरिया में सारे ब्लीच हो गए। थोड़े टाइम बाद लेटरली डिफ्यूज किया, तो जब आपने देखा तो हर जगह ग्रीनरी दिख ही रही है ना। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये यहाँ पर रिकवरी हो गई। तो यहाँ पर ये वाला आप देख सकते हो क्वेश्चन कि लेटरल डिफ्यूजन के लिए कौन से टेक्निक को यूज करते हैं, तो फ्लोरोसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग। देन यहाँ पर आपको पता है कि आपका जो लिपिड बाइलेयर होता है, सॉरी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, उसमें लिपिड और प्रोटीन सबसे ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, और लिपिड और प्रोटीन जो होते हैं ये मूव करते रहते हैं, ठीक है, मूवेबल होते हैं। तो यहाँ पर ये आपको दिया गया है और आपको बताना फ्रैप टेक्निक में कौन सा क्या है। तो आपको पता है लिपिड सबसे ज़्यादा मूव करते हैं, तो सबसे कम टाइम में आप देखो कि कौन सा मूव करे, तो सबसे कम टाइम में ये बी वाला सबसे पहले रिकवरी कर रहा है, बी वाला है ना सबसे कम टाइम में। तो यानी बी वाला आपका लिपिड है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा और कम टाइम कौन ले सकता है, प्रोटीन, तो ए वाला प्रोटीन है, तो बी वाला लिपिड है, तो लिपिड ये यहाँ है, प्रोटीन इसमें है, तो बी वाला यानी थर्ड ऑप्शन आपका लिपिड है, और ए वाला प्रोटीन है जो कि फोर्थ ऑप्शन में दिया गया कि ए प्रोटीन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर जब आप रिकवरी देख रहे हो तो यहाँ पर जो ग्रीन फ्लोरोसेंट बी वाला है ना, कम टाइम में ही स्टार्ट हो गया था, और ये 1 सेकंड का टाइम इसने लिया है ना। तो यानी रिकवरी सबसे ज्यादा फास्ट किसने की है, इस वाले ने। तो ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन जो है बी वाला, ये फास्टर एक्सचेंज हो रहा है एज कंपेयर टू ए वाले के, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखिए कि ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन ए वाला जो है ना इतना मोबाइल है ना, बाकी इतना इमोबाइल, मूवमेंट नहीं हो रहा, जबकि बी वाले में इतना ज्यादा मोबाइल, यानी सबसे ज्यादा इमोबाइल किस में है, ए वाले में। तो ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन ए हैज मोर इमोबाइल पोर्शन देन बी, तो ए और सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपको पता ही है कि जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, डायनामिक स्टेट में होते हैं। तो जो प्रोटीन्स होते हैं वो इधर उधर क्या होते हैं, घूमते रहते हैं, तो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन डायनामिक स्टेट में होगी। इसके अलावा यहाँ पर ये वाली चीज हमेशा याद रखेगा, ये वाला टॉपिक डायोक्सी ग्रोथ कर्व के बारे में, कि आपकी जो इकोलाई होती है ना, जनरली वो ग्लूकोज उसको बहुत प्यारी है। एक होता है ना, जैसे आपका कोई मनपसंद खाना होता है, आपके पास मैं एक करेला रख दूं मैं, है ना, और एक तरफ मैं आपके पास आलू की सब्जी रख दूं इधर, या फिर आपके पास में मैं कोई आलू मटर आलू गाजर की सब्जी रख दूं, तो आप उसको प्रेफरेंस दोगे एज कम्पेयर टू करेले की सब्जी, है ना, करेला खाने से अच्छा, है ना। तो वैसे ही अगर आप इकोलाई के पास ग्लूकोज और लैक्टोज रख दोगे ना, तो वो ग्लूकोज का यूज करेगी, लेकिन जब ग्लूकोज खत्म हो जाएगी ना, फिर वो लैक्टोपेरोन को चला के लैक्टोज का यूज करेगी, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस क्या होती है आपकी, ग्लूकोज। तो ये देखिए डायोक्सी ग्रोथ कर्व में सबसे पहले ग्लूकोज का यूज करके आपकी जो इकोलाई होती है ना वो ग्रो करती है, ठीक है,
ग्रो करेगी, लेकिन जब उसको दिखेगा ग्लूकोज खत्म होगी तो थोड़ा लैग फेज आएगा, ठीक है, थोड़ा सा आएगा, शॉर्ट लैग फेज आएगा। उसके बाद फिर क्या करेगी, फिर वो लैक्टोज को यूज करेगी। तो एक ऐसा मीडियम जिसमें आपने क्या कर रखे हैं, दो खाने की चीजें दे रखी हैं, जिसमें ग्लूकोज को पहले यूज किया फिर लैक्टोज को यूज करके ग्रोथ किया, इसी को बोलते हैं डायोक्सिक ग्रोथ कर्व, ठीक है। देन आता है सेल फ्रैक्शनेशन। सेल फ्रैक्शनेशन में क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप क्या करते हो, सेल को तोड़ते हो छोटे छोटे पीसेज में, होमोजेनाइज्ड पीसेज में। तो जब आप यहाँ पर सेल फ्रैक्शनेशन में जब आप 600 ग्राम 10 मिनट के लिए यहाँ पर आप सेंट्रीफ्यूज करोगे तो आप न्यूक्लियाई को आइसोलेट कर सकते हो। 15,000 ग्राम 5 मिनट के लिए तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, पेरोक्सोसोम आइसोलेशन हो जाएगा। फिर 1 लाख ग्राम 60 मिनट के लिए जब आप सेंट्रीफ्यूज करोगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके अलावा यहाँ पर राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह को आइसोलेट कर सकते हो। 3 लाख ग्राम में राइबोसोम वगैरह को आइसोलेट कर सकते हो। तो आइसोलेशन किसका हो रहा है, इसी से क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर आप यहां पर 10,000 ग्राम यूज कर रहे हो तो किसको आइसोलेट कर पाओगे, ये पूछा गया है। तो 10,000 ग्राम अगर आप यूज कर रहे हो तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये 15,000 है, ठीक है। तो 15,000 के बाद आप किस इतने में अगर सेंट्रीफ्यूज करो तो आप माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, पेरोक्सोसोम इनको आइसोलेट कर पाते हो। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम और पेरोक्सोसोम। तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, पेरोक्सोसोम में से केवल माइटोकॉन्ड्रिया आंसर है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में दो तरीके का ट्रांसपोर्ट होता है, पैसिव जिसमें एनर्जी यूज नहीं होती, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में आता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसमें आप एनर्जी यूज करते हो। एक्टिव ट्रांसपोर्ट दो तरीके का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी में डायरेक्ट एटीपी यूज करते हो, सेकेंडरी में इनडायरेक्ट एटीपी या इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट यूज करते हो। बल्क ट्रांसपोर्ट में आप एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस के बारे में, पिनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस इनके बारे में पढ़ते हो। तो फैसिलिटेड डिफ्यूजन में आप चैनल या कैरियर प्रोटीन को यूज करते हो, और पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है वो डायरेक्टली देखने को मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो पैसिव या सिंपल डिफ्यूजन होता है बहुत स्लो प्रोसेस होता है, हाई टू लो कंसंट्रेशन होता है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, यूनिडायरेक्शनल होता है। इसके अलावा जो आपका फैसिलिटी डिफ्यूजन होता है कैरियर या चैनल मीडिएटेड होता है, जिसमें आप ग्लूट वगैरह के बारे में बात करते हो। पूरा ग्लूट का यहाँ चार्ट दिया गया है, कौन सा ग्लूट किस चीज के ट्रांसपोर्टेशन के लिए है। मेन आता है आपका यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें आता है आपका प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आप एटीपी को यूज करते हो, ठीक है। तो इसमें आप बहुत सारे तरीके पढ़ोगे। आप प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में पी टाइप, ये जो मैंने हैंड रिटन है ना, इस पे फोकस करो। पी टाइप, वी टाइप, एफ टाइप और एबीसी सुपर फैमिली। तो हर एक पॉइंट से मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगी स्लाइड में। देखिए पी टाइप में होता है एनपीए सीक्वेंस। पी टाइप जो आपका होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसमें एनपीए सीक्वेंस देखने को मिलेगा। तो यहां पर आप देखो, इसमें यहां पर देखिए सो यहाँ पर पी टाइप में आपने देखा कि यहाँ पर एक्वापोरिन में एनपीए सीक्वेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं पर होगा सीक्वेंस, पूछा भी गया। देखिए ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर अक्रॉस एक्वापोरिन इज रेगुलेटेड बाय, ये यहाँ पर एक्वापोरिन के बारे में कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। तो एक्वापोरिन के पॉइंट्स यहाँ लिखे हुए हैं, जिसमें एनपीए सीक्वेंस यहाँ ऐड हो गया, बट एक्वापोरिन में आप ऐड कर लीजिएगा। ये एक्वापोरिन के कुछ पॉइंट है, देखिए एक्वापोरिन के पॉइंट हाईलाइट कर देती हूँ मैं। ये वाला रेगुलेशन ऑफ एक्वापोरिन, एक्वापोरिन ये वाला और ये वाला, ये एक्वापोरिन के पॉइंट्स हैं, ये याद रखने हैं। और इसमें एनपीए सीक्वेंस होता है, एक ये ऐड कर लीजिएगा, एनपीए सीक्वेंस होगा एक्वापोरिन में, ठीक है।
तो देखिए, तो एक्वापोरिन से रिलेटेड पहले स्टेटमेंट देखते हैं। एक्वापोरिन जो होता है, रेगुलेशन ऑफ एक्वापोरिन, फोस्फोराइलेशन, चेंज इन पीएच, चेंज इन कैल्शियम कंसंट्रेशन, फ्री रेडिकल एंड एनपीए सीक्वेंस होगा। ठीक है, ये एक्वापोरिन के पॉइंट्स हैं। अब इनसे क्वेश्चन दिखाती हूँ मैं, 3 क्वेश्चन, यही जो 4 पॉइंट अभी बोले मैंने। रेगुलेशन ऑफ एक्वापोरिन किस किस से होगा रेगुलेशन, ये देखिए, रेगुलेशन ऑफ एक्वापोरिन, फोस्फोराइलेशन, चेंज इन पीएच, चेंज इन कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन एंड फ्री रेडिकल। जहां आपको ये लेजर पॉइंटर दिख रहा है ना, ये वाला एरिया, फोस्फोराइलेशन, चेंज इन पीएच, चेंज इन कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन एंड फ्री रेडिकल, और एनपीए सीक्वेंस होता है। एन का मतलब होता है एस्पाराजिन, पी का मतलब होता है प्रोलिन, ए का मतलब होता है एलेनिन। तो वही पूछा गया कि एक्वापोरिन को आप किस सीक्वेंस, यहाँ पर कौन सा सीक्वेंस यहाँ पर होगा, तो एनपीए यानी एस्पाराजिन, प्रोलिन एंड एलेनिन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखिए, यहाँ एक्वापोरिन से रिलेटेड कुछ पॉइंट दिए गए हैं। तो यहाँ पर एक्वापोरिन फॉर्म वाटर चैनल, एक्वापोरिन वाटर चैनल बनाता है, ये करेक्ट है। ठीक है, एक्वापोरिन आप सबने पढ़ा भी होगा, वाटर चैनल होता है। इसके अलावा सेकंड पॉइंट ये देखिए, यहाँ पर ये वाला और पढ़ लीजिए जो यहाँ पर दिया गया है, ये लेजर पॉइंटर जो नीचे आपको दिख रहा है ये, इन एडिशन टू वाटर एंड ग्लिसरॉल देयर इज एविडेंस सम ऑफ विच इज कॉन्ट्रोवर्शियल दैट सम एक्वापोरिन पास, जो एक्वापोरिन होते हैं ना वो गैसेस वगैरह का ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन वो क्या नहीं करते, वो अमोनियम आयन को नहीं करते। अमोनिया को तो कर देंगे ट्रांसपोर्ट, लेकिन अमोनियम आयन को नहीं करेंगे, याद रखिएगा। डू नॉट ट्रांसपोर्ट अमोनियम आयन, ट्रांसपोर्ट अमोनियम आयन, अमोनियम आयन को ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे, बट अमोनिया को कर देंगे। कैन ट्रांसपोर्ट, बट अमोनियम आयन को एक्वापोरिन ट्रांसपोर्ट नहीं करते। सो एक्टिविटी ऑफ सम एक्वापोरिन ऑल्सो ट्रांसपोर्ट अनचार्ज मॉलिक्यूल सच एज अमोनिया, कि जो एक्वापोरिन्स होते हैं आपके, वो अमोनिया को ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, बिल्कुल अमोनिया को तो कर देते हैं, अमोनियम आयन को नहीं करते, अमोनिया को तो ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, ये भी करेक्ट है। एक्टिविटी ऑफ एक्वापोरिन इज नॉट रेगुलेटेड बाय फोस्फोराइलेशन, बट मैंने तो यहाँ पर बताया है आपको, जो एक्वापोरिन होता है इसका जो रेगुलेशन होता है फोस्फोराइलेशन रेगुलेट करता है, पीएच चेंज रेगुलेट करता है, कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन चेंज और फ्री रेडिकल रेगुलेट करते हैं एक्वापोरिन को, तो फोस्फोराइलेशन रेगुलेट करता है। यहाँ बोला गया एक्टिविटी ऑफ एक्वापोरिन नॉट रेगुलेटेड बाय फोस्फोराइलेशन, ये गलत हो गया। एक्टिविटी ऑफ एक्वापोरिन रेगुलेटेड बाय कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, ये करेक्ट हो गया। तो सी ऑप्शन जैसे इनकरेक्ट होता है आपका, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एक्वापोरिन और वाटर चैनल इज नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट बताना है। एक्वापोरिन जो होता है एनिमल, प्लांट और सब में पाया जाएगा, तो ये करेक्ट है कि जो एक्वापोरिन होता है आपका, ये देखिए यहाँ मैंने ऐड भी कर रखा है एक्वापोरिन से रिलेटेड, ये एक्वापोरिन के पॉइंट जो है ना बीच बीच में दिए गए हैं। ये देखो एक्वापोरिन जो होता है ना, जो हाईलाइटेड है सारे एक्वापोरिन के पॉइंट है, ये एनिमल, प्लांट और माइक्रोब इनमें पाया जाएगा। तो एक्वापोरिन प्लांट, एनिमल और इन सब में पाया जाएगा, माइक्रोब्स में, ये करेक्ट है। एक्वापोरिन कैन नॉट ट्रांसपोर्ट अनचार्ज मॉलिक्यूल लाइक अमोनिया, एक्वापोरिन अमोनिया को ट्रांसपोर्ट नहीं करता। और मैंने कहा कि एक्वापोरिन अमोनियम आयन को ट्रांसपोर्ट नहीं करता, अमोनिया को तो कर देगा, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत है। फोस्फोराइलेशन, कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन में चेंज, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, ये सारे आपके रेगुलेट करते हैं, है ना, तो ये करेक्ट है दोनों स्टेटमेंट। तो सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट है कि अमोनिया को ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा, अमोनिया को तो कर देता है, अमोनियम आयन को नहीं करता, तो ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट ही पूछा गया है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा एक्टिव ट्रांसपोर्ट में पी टाइप, वी टाइप, इन सब के बारे में देख लेते हैं। पी टाइप जो क्या होता है, केवल आयन ट्रांसपोर्ट के लिए होता है। 2 अल्फा 2 बीटा सब यूनिट होती हैं, जिसमें से अल्फा वाली कैटालिटिकल सब यूनिट होती है, बीटा वाली रेगुलेटरी होती है। अल्फा वाली सब यूनिट पे फोस्फोराइलेशन होता है, ये एटीपी बाइंडिंग साइट होती है, और यही इसलिए इसका नाम जो है आपका पी टाइप पड़ा है। और यहाँ पर इसके एग्जाम्पल आपके आते हैं एच पंप, कैल्शियम पंप, हाइड्रोजन पोटेशियम पंप, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ क्वेश्चन देखिए, सोडियम पोटेशियम में 2 अल्फा 2 बीटा होती हैं, बिल्कुल, जिसमें से मैंने अभी कहा कि जो अल्फा वाली होती है कैटालिटिकल सब यूनिट होती है, इसी से एटीपी बाइंड करती है। ठीक है, यहीं पे फोस्फोराइलेशन होता है, इसलिए पी टाइप नाम पड़ा। और बीटा सब यूनिट आपकी रेगुलेटरी होती है। तो पूछा गया कौन सी बाइंडिंग साइट है, तो कैटालिटिकल साइट आपकी अल्फा वाली है, तो अल्फा से बाइंडिंग होगी यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, इसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं, इनकरेक्ट पूछा गया, तो पहले पी टाइप का पॉइंट हम पढ़ लेते हैं।
पी टाइप पंप आर मल्टीपास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन विच फॉस्फोराइलेट देमसेल्फ ड्यूरिंग पंपिंग एंड इन्वॉल्व आयन ट्रांसपोर्ट। तो अभी मैंने कहा कि जो पी टाइप वाले होते हैं वो आयन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेंगे, और सोडियम पोटेशियम पंप इसका एग्जाम्पल है। तो आयन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेंगे, करेक्ट है। और पी टाइप में जो 2 अल्फा और 2 बीटा होती है, उसमें से अल्फा वाली जो होती है ये आपकी कैटालिटिकल सब यूनिट होती है, एटीपी बाइंडिंग सब यूनिट होती है, जिसपे फॉस्फोराइलेशन होता है, इसलिए इसका नाम पी टाइप पड़ा है। तो फॉस्फोरिलेट करती है ये खुद को, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पर वी टाइप में देखिए, वी टाइप आयन ट्रांसपोर्ट के लिए होता है, वैक्यूलर एटीपीएज होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, एसिडिक वेसिकल यानी प्रोटोन पंप यहाँ देखने को मिलेगा, लाइसोसोम वगैरह में पाया जाता है, कोई फॉस्फोराइलेशन नहीं होता। तो वी टाइप का पॉइंट देख लेते हैं। वी टाइप पंप नॉर्मली यूजिंग वोल्टेज ग्रेडियंट, क्या कोई वोल्टेज ग्रेडियंट यूज करता है? नहीं, प्रोटोन ग्रेडियंट यूज करता है, H पॉजिटिव प्रेजेंट होगा यहाँ पर, ये गलत है। एफ टाइप आपने पढ़ा होगा माइटोकॉन्ड्रिया में ही, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, F0 F1 प्रोटोन ग्रेडियंट यूज करेगा एटीपी फॉर्मेशन के लिए। एबीसी सुपर फैमिली जो होती है, एटीपी बाइंडिंग कैसेट यहाँ होती है, ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट होती है, आयन शुगर कोलेस्ट्रॉल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए होती है। ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन इसके पास होगा, और इसके पास 2 डोमेन होते हैं एटीपी में, एक ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन होता है और एक साइटोसोलिक डोमेन होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर इन सब में पाए जाते हैं, एग्जाम्पल इसका CFTR है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट जो यहाँ लिखे हुए हैं ना, एक एक पॉइंट इस स्लाइड का इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए एबीसी ट्रांसपोर्ट जो होता है स्मॉल मॉलिक्यूल को क्रॉस करती है, करेक्ट है। एफ टाइप पंप जो होता है, क्योंकि F0 F1 आपने पढ़ा हुआ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, प्रोटोन ग्रेडियंट H पॉजिटिव को यूज करते हैं एटीपी सिंथेसिस के लिए, तो थर्ड वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नेक्स्ट देखिए कि पी टाइप के एग्जाम्पल मैंने अभी कहा, सोडियम पोटेशियम पंप, कैल्शियम हाइड्रोजन, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। इसके बाद एबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन टू स्पेन द लिपिड बाइलेयर। तो लिपिड बाइलेयर में आपने पता, मैंने अभी बताया हाइड्रोपैथी प्लॉट में, कि अल्फा हेलिकल प्रेजेंस होती है। इसके बाद यहाँ देखिए, द सेल मेंटेन हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटोन इनसाइड द लाइसोसोम। तो लाइसोसोम में क्यों मेंटेन करके रखती है? तो देख भी सकते हो लाइसोसोम में यहाँ लिखा भी हुआ है, फाउंड इन एसिडिक वेसिकल, यानी कि जो लाइसोसोम होता है ना वो एसिडिक होता है। एसिडिक क्यों? क्योंकि H पॉजिटिव प्रोटोन ग्रेडियंट होता है, तो H पॉजिटिव प्रेजेंट होगा, तो H पॉजिटिव क्या बनाता है? एसिडिक बनाता है किसी भी चीज को, है ना। पीएच स्केल अगर आपने पढ़ा होगा, OH नेगेटिव बेसिक बनाता है। तो लाइसोसोम में एसिडिक क्यों देखने को मिलते हैं? क्योंकि H पॉजिटिव पंप यानी प्रोटोन पंप प्रेजेंट होता है लाइसोसोम में। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एटीपी में मैंने कहा कि आपके पास क्या होती है, 2 साइट होती हैं। एक आपके पास में देखो ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन होता है और एक एटीपी बाइंडिंग डोमेन होता है। ये यहाँ पर देखो लेजर पॉइंटर जहाँ घूम रहा है, तो यहाँ पर एक ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन होता है और एक साइटोसोलिक एटीपी बाइंडिंग डोमेन होता है। एबीसी सुपर फैमिली में ये वाली बात हमने की है, ठीक है। तो एबीसी सुपर फैमिली से रिलेटेड यही वाला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि एटीपी बाइंडिंग कैसेट ऑल आर पी ग्लाइकोप्रोटीन, नहीं। केवल यूकैरियोट्स में होगी, नहीं। एटीपी बाइंडिंग कैसेट में एक आपका मेम्ब्रेन स्पैनिंग डोमेन होगा और एक एटीपी बाइंडिंग डोमेन होगा। ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चंस भी आपके हो गए सॉल्व। तो एबीसी के बारे में और थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में है। इसके अलावा आयन चैनल्स क्या होते हैं? आयन चैनल्स के बारे में लिखा हुआ, लाइगेंड गेटेड होते हैं, वोल्टेज गेटेड होते हैं। आयनोफोर क्या करते हैं? जो आयंस को जो इस तरीके से घेर के लेके जाते हैं, जिसमें आप वैलेनोमाइसिन, ग्रामेसिडिन के बारे में बात करते हो। वैलेनोमाइसिन आपका के पॉजिटिव से बाइंड करके रखता है। एलडीएल में आप देख सकते हो यहाँ पर, एलडीएल में मेनली आपका जो रिसेप्टर और लाइगेंड दोनों की रिसाइकलिंग यहाँ देखने को मिलेगी। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ देखिए, सॉरी यहाँ पर रिसेप्टर की रिसाइकलिंग देखने को मिलेगी एलडीएल में। अब आता है हमारा प्रोटीन शॉर्टिंग या प्रोटीन ट्रैफिकिंग या प्रोटीन टारगेटिंग। तो इसके बारे में डिस्कशन करते हैं अभी। तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर जैसे जो रेड कलर से शो कर रखा है ना डायग्राम में, ये गेटेड ट्रांसपोर्ट है। ब्लू से ट्रांसमेम्ब्रेन है और ग्रीन से आपका वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट है। यहाँ पर हर एक ऑर्गेनेली का फंक्शन लिखा हुआ है। न्यूक्लियस में आपका डीएनए आरएनए होगा, साइटोसोल में आपके ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होंगे, ईआर आपका लिपिड प्रोटीन कैल्शियम सिंथेसिस के लिए होता है, गोल्जी ऑपरेटस आपका प्रोटीन के शॉर्टिंग के लिए होगा, ट्रांसपोर्टेशन के लिए होगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के बारे में लिखा हुआ है, ठीक, क्लोरोप्लास्ट प्लांट में होता है।
लाइसोसोम जो होता है क्या काम करता है, डिग्रेडेशन ऑफ डिसफंक्शनल इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेलिज। इसके अलावा एंडोसोम के बारे में लिखा हुआ है, पेरोक्सोसोम क्या करते हैं, इन सब के बारे में यहाँ सबके फंक्शन लिखे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ आ जाते हैं स्लाइड पे, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए ये पेरोक्सोसोम वाला जो है ना, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया था। पेरोक्सोसोम में सी टर्मिनल पे एसकेएल सीक्वेंस होता है, ठीक है। ये 1 लेटर कोडोन यहाँ पर दिए गए हैं, एस यानी सेरिन, ठीक है, ल्यूसिन, लाइसिन। तो सी टर्मिनल पे ट्राईपेप्टाइड सीक्वेंस होता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, लेट मी शो यू दैट क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ फोस्फोडाइल सैरिन का क्वेश्चन है, देखो एक बार। फोस्फोडाइल सैरिन जो होता है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। फोस्फोडाइल सैरिन और कोहेलिन मैंने कहा था। फ्लिपेज एंजाइम क्या करती है, फ्लिपेज एंजाइम इनको इनर लीफलेट पे लेके आती है ना। लेकिन जो फोस्फोडाइल सैरिन मैंने कहा ईटमी सिग्नल देता है जब आपका क्या होता है, जब आपका अपोप्टोसिस होता है। तो वैसे तो ये इनर लीफलेट में रहता है, लेकिन जब अपोप्टोसिस की बात आती है तो अपोप्टोसिस के कंडीशन पे ये ईटमी सिग्नल देगा बाहर जाके। तो फोस्फोडाइल सैरिन आपका रहता तो इनर लीफलेट में ही है, बट जब आपकी स्पेसिफिक कंडीशन यानी अपोप्टोसिस आएगी ना, तो ये आउटर लीफलेट पे जाके बोलेगा इस सेल को खत्म करो, ईटमी सिग्नल देगा, ठीक है। तो यहाँ पर यस, अभी पेरोक्सिसोम का बताया था मैंने, एसकेएल सीक्वेंस होगा, तो उसको एक बार देख लेते। देखो पेरोक्सिसोम का ये देखिए, पेरोक्सिसोम का मैंने क्या कहा था, सी टर्मिनल पे एसकेएल, सेरिन, लाइसिन एंड ल्यूसिन, है ना। तो ये सीक्वेंस होगा। तो यहाँ पर सी टर्मिनल पे ट्राईपेप्टाइड सीक्वेंस किस में होगा, सी टर्मिनल पे होता है, ये ध्यान रखिएगा, पेरोक्सिसोम में सी टर्मिनल पे होता है। तो सी टर्मिनल पे ये ट्राईपेप्टाइड सीक्वेंस देखिए, डी में सेकंड ऑप्शन। तो डी में सेकंड ऑप्शन केवल एक ही में है आपका, थर्ड वाले में, है ना। तो इधर से आपका ये क्लियर हो जाता है, ये वाला। तो यानी ये वाली जो स्लाइड है ये इंपॉर्टेंट है, ये वाली, ठीक। इसके बाद में यहाँ न्यूक्लियस में कौन सा होता है, ल्यूसिन और आर्जिनिन रिच होता है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में आर्जिनिन लाइसिन रिच होता है। इसके अलावा प्लास्टिड में सेरिन थ्रियोनिन रिच होता है, और ईआर में आपका केडेल होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, द ट्रांसलोकेशन इनटू विच वन ऑफ द ऑर्गेनेल लिस्टेड बिलो डज नॉट डिपेंड ऑन अमीनो एसिड सीक्वेंस। ये पूरे में न्यूक्लियस में देखिए अमीनो एसिड आपका लाइसिन और आर्जिनिन है, माइटोकॉन्ड्रिया में आर्जिनिन और लाइसिन है, प्लास्टिड में सेरिन थ्रियोनिन है, पेरोक्सिसोम में एसकेएल ट्राईपेप्टाइड सीक्वेंस सी टर्मिनल पे है। सब में अमीनो एसिड का सीक्वेंस है, न्यूक्लियस में भी, ईआर में भी, पेरोक्सिसोम में, प्लास्टिड में भी। लाइसोसोम का यहाँ पर कोई नाम नहीं है, यानी लाइसोसोम में अमीनो एसिड सीक्वेंस नहीं होता, तो थर्ड ऑप्शन इसका हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए, न्यूक्लियर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। न्यूक्लियर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो भी हो गई बाई डायरेक्शनल प्रोसेस होती है, ठीक है। यहाँ पर ये वाला पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ रैन क्या होता है, मोनोमेरिक जीटीपी है ना। ये पॉइंट पूछा गया, ये इंपॉर्टेंट है, मैं हाईलाइट कर देती हूँ इसको थोड़ा सा। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये जो यहाँ लिखे हुए हैं ना, ये इंपॉर्टेंट, दिस वन, ठीक। ये जो मैंने येलोइश कलर से हाईलाइट किया है, ये वाला आपको करना है। तो रैन मोनोमेरिक जीटीपीएज है। रैन जीईएफ क्या करता है, जीटीपी फॉर्म में लेके आएगा, गैप जीडीपी फॉर्म में लेके आएगा। तो जब भी आपका न्यूक्लियस के साथ कोई भी प्रोटीन जब न्यूक्लियस के अंदर आता है, तो न्यूक्लियस के जब अंदर आएगा ना, तो जीईएफ जो होता है ये क्या करता है, रैन जीईएफ इन द न्यूक्लियस कोज रैन जीटीपी टू प्रीडोमिनेट। लेकिन रैन गैप जब कोई जो प्रोटीन बाहर की तरफ जाएगा ना डिसोशिएट होके, तो रैन गैप साइटोसोल में होता है जो उसको वापस से जीडीपी फॉर्म में ले आएगा। यानी कि जब न्यूक्लियस के अंदर कोई चीज आएगी तो यहां पर ये रैन जीटीपी फॉर्म में आएगी, कन्वर्ट कौन करेगा, जीईएफ। लेकिन जब ये बाहर साइटोसोल में जाएगी तो ये जीडीपी फॉर्म में जाएगी, रैन जीडीपी फॉर्म में। कन्वर्ट कौन करेगा, गैप प्रोटीन, ठीक है। तो रैन जो होता है ये मोनोमेरिक होता है नेचर में, और इन्हीं 3 लाइनों से क्वेश्चन पूछा गया है। ये देखिए क्वेश्चन, लेट मी शो यू दैट क्वेश्चन, वेट फॉर अ सेकेंड। ये देखिए, न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल के बारे में पूछा गया है कि रैन क्या है, मोनोमेरिक जीटीपी। अभी मैंने बताया रैन इज अ मोनोमेरिक जीटीपीएज। क्या होता है, मोनोमेरिक होता है जीटीपीएज। तो रैन क्या है, मोनोमेरिक है, ये करेक्ट हो गया। उसके बाद देखिए, न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट रिसेप्टर दैट इंटरेक्ट विद न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल ऑन कार्गो प्रोटीन, ठीक है। यानी जो न्यूक्लियस के लिए जो भी प्रोटीन है इसके पास न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल होगा। अभी मैंने बताया था
कि न्यूक्लियस में कोई भी चीज़ जानी है तो अमीनो एसिड सीक्वेंस कौन सा होगा, आर्जिनिन और लाइसिन, ये न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल है। तो बिल्कुल न्यूक्लियर प्रोटीन के पास आर्जिनिन और लाइसिन जो है ये आपका होगा सिग्नल। आगे देखिए GTPase यानी गैप एक्टिवेटिंग प्रोटीन जो होता है बाउंड टू क्रोमेटिन टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बाइंड करता है, लेकिन मैंने तो कहा था ये साइटोसोल में होगा, है ना। और GEF कहाँ होगा, इनसाइड द न्यूक्लियस। तो सी ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि गैप क्या होता है, साइटोसोल में होता है, जो कि GDP फॉर्म में कन्वर्ट करता है। GEF जो होता है, जो GTP फॉर्म में बनाता है, वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो डी ऑप्शन तो करेक्ट है आपका, लेकिन सी ऑप्शन इनकरेक्ट है। जैसे ही सी इनकरेक्ट होता है आपका सेकेंड ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन के लिए स्लाइड भी डाल दी है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में दिया गया है। ठीक, कि माइटोकॉन्ड्रिया में बाहर की तरफ टोम कॉम्प्लेक्स है, अंदर की तरफ टिम है, अगर आपको इनर मेम्ब्रेन में आना है। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको सोल्व करवाती हूँ। यहाँ पर ये देखिए मैट्रिक्स प्रोटीज है। मैट्रिक्स प्रोटीज यानी कोई भी चीज ऐसी है जो मैट्रिक्स में जाएगी, है ना। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इनर मेम्ब्रेन प्रोटीज यानी कोई भी चीज ऐसी जो इनर मेम्ब्रेन में जाएगी। आउटर मेम्ब्रेन पोर है यानी इंटर मेम्ब्रेन में जाएगी, है ना। इधर से पता चल रहा है क्योंकि ये मेम्ब्रेन होती है आपकी, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये अंदर की तरफ मैट्रिक्स होता है, आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है। तो जब आपके पास मैट्रिक्स का प्रोटीज यानी चीज मैट्रिक्स में जाने वाली है, इनर मेम्ब्रेन का प्रोटीज यानी चीज इनर मेम्ब्रेन में जाएगी, आउटर मेम्ब्रेन का प्रोटीज यानी चीज आउटर मेम्ब्रेन से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में आएगी। तो इसी से आपका फर्स्ट ऑप्शन हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के लिए क्या होगा। इंटर मेम्ब्रेन यानी आपका ये एन टर्मिनल है प्रोटीन का और ये अंदर की तरफ आया है इंटर मेम्ब्रेन ने आउटर मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, है ना। तो एन टर्मिनल मैट्रिक्स टारगेटिंग सीक्वेंस फॉलोड बाय द हाइड्रोफोबिक सीक्वेंस दैट ब्लॉक द कंप्लीट ट्रांसलोकेशन। अब यहाँ पर ये वाला देखिए कि जो आपका न्यूक्लियर बॉडीज होते हैं ना न्यूक्लियस में, वो कौन कौन सी होंगी, काजल बॉडी होगी, इंटरक्रोमेटिन होगी, इसके अलावा न्यूक्लियोलस होगी, ये बॉडीज होते हैं। तो यहाँ पर आपका पी बॉडी नहीं होता, न्यूक्लियोलस, काजल बॉडी, इंटरक्रोमेटिन, ये सारे आपके पार्ट है न्यूक्लियर बॉडी के। ठीक है, लाइपोसोम मैंने कहा था आपका क्या होता है, लाइपोसोम जब आपका लिपिड बाइलेयर जो होता है वो डबल लेयर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो ड्रग टारगेटिंग के लिए भी यूज होता है। डिसएडवांटेज क्या होता है कि फैगोसाइटोसिस के थ्रू ये इंटरनलाइज हो सकता है। Nuclear localization signal in a steroid receptor indicate the receptor reside in presence of nuclear localization signal in a steroid receptor। तो इसका मतलब क्या है कि कहाँ प्रेजेंट है, साइटोसोल में। ये वाला क्वेश्चन हो गया है। यहाँ पर बताया गया कि को ट्रांसलेशन क्या होता है और वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट कहाँ होता है, इससे क्वेश्चन आया हुआ है। पहले क्वेश्चन दिखाती हूँ मैं आपको, वेट फॉर अ सेकेंड। अच्छा, ये वाला सीक्वेंस हमेशा याद रखिएगा, कोई भी चीज़ पहले न्यूक्लियस में जाएगी, है ना। सीक्वेंस ये लिख देती हूँ मैं, कोई भी चीज़ पहले न्यूक्लियस में होगी, न्यूक्लियस से वो ER में जाएगी। ये वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट बता रही हूँ मैं आपको, वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट, है ना। तो कोई भी चीज़ आपकी न्यूक्लियर के बाद ER के बाद गोल्जी के बाद लाइसोसोम के बाद क्या होती है, वो सिक्रेटरी वेसिकल के फॉर्म में बाहर की तरफ सिक्रेट हो जाएगी, यानी बाहर की तरफ यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ। तो ये सीक्वेंस हमेशा याद रखिएगा। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद चीज कहाँ जा रही है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद गोल्जी, लाइसोसोम और सिक्रेटरी वेसिकल के फॉर्म में प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर। तो आपके प्रोटीन जो होते हैं वो लाइसोसोम, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल के बाहर चले जाते हैं। तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, इसके अलावा ऐसा ही क्वेश्चन इसी सीक्वेंस के ऊपर जो भी मैंने लिखा है, ER टू गोल्जी टू लाइसोसोम टू सिक्रेटरी वेसिकल के फॉर्म में, ये देखिए वाला क्वेश्चन यहाँ पर है। ये देखो कि किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है। तो पहले कहाँ जाएगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर गोल्जी, फिर लाइसोसोम, फिर सिक्रेटरी वेसिकल, यानी पहले C है, फिर A है, फिर B है। तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है,
अब थोड़ा सा और आगे देखिए यहाँ पर, ये यहाँ पर पेरोक्सिसोम के बारे में दिया गया है कि पेरोक्सिसोम में जो यहाँ सिग्नल सीक्वेंस होता है आपको पता है, एसकेएल सीक्वेंस होता है सी टर्मिनल पे, PEX5 इसका रिसेप्टर होता है और पूरा प्रोसीजर यहाँ लिखा हुआ, आप रीड कर सकते हो, वैसे इससे क्वेश्चन आया हुआ नहीं है, ठीक है। अब ER के बारे में देखते हैं। तो ER में क्या होता है, यहाँ पर ये देखो, ER में यहाँ पर सिग्नल सीक्वेंस ऑन नेसेंट प्रोटीन। So as a signal sequence emerge from ribosome, it is recognized and bound by the signal recognition particle. Signal sequence को recognize कौन करता है? SRP, सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल। जो प्रोटीन है उस प्रोटीन के ऊपर सिग्नल लगा होगा, उस सिग्नल को SRP, सिग्नल रिकॉग्निशन जो होता है वो रिकॉग्नाइज करता है। रिकॉग्नाइज करने के बाद में ये SRP रिसेप्टर के पास लेके जाएगा और उसके बाद में बिप प्रोटीन के थ्रू इसको ER में छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो वही चीज है कि SRP इज अ रोड लाइक राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स। SRP कहाँ है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए जिस प्रोटीन को आप भेज रहे हो और वहां पर जो सिग्नल सीक्वेंस लगा हुआ होता है वो सिग्नल रिकॉग्निशन रिसेप्टर जो होता है, प्रोटीन जो होता है, इसको रिकॉग्नाइज करता है और उसके बाद सिग्नल रिसेप्टर प्रोटीन रिसेप्टर के पास इसको लेके जाएगा और ER में इसको छोड़ देगा। तो अगर आप इस SRP स्टॉल प्रोटीन ट्रांसलेशन बाय ब्लॉकिंग, क्या हो सकता है यहाँ पर? इलोंगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। अब ये वाला इंपॉर्टेंट आता है आपका वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट, जो ER टू गोल्जी, जितना हाईलाइटेड पोर्शन है हर एक पोर्शन से क्वेश्चन है। होता क्या है यहाँ पर, सबसे पहले मान लो कोई प्रोटीन है आपका ER में है, तो ER में जो प्रोटीन होता है ना, जो आपका केडल रिसेप्टर होता है, वो सिंथेसाइज कहाँ होता है? ER में। एक पॉइंट याद रखिएगा, दैट केडल रिसेप्टर सिंथेसाइज इन ER। केडल रिसेप्टर से रिलेटेड बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, मैं लिख देती हूँ। केडल रिसेप्टर synthesized जो केडल रिसेप्टर है, केडल क्या है? रिसेप्टर है, और केडल क्या है? ये अमीनो एसिड का सीक्वेंस है, एस्पारेटेट, लाइसिन, ल्यूसिन, ठीक है। केडल रिसेप्टर, ये जो रिसेप्टर होता है सिंथेसाइज कहाँ होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है। सिंथेसिस यहाँ होती है। प्रेजेंट कहाँ होता है? प्रेजेंट ये आपका ER में भी होगा, गोल्जी में भी होगा, ठीक है। अभी हम ER टू गोल्जी ट्रांसपोर्ट देखेंगे ना, तो ER और गोल्जी दोनों में होगा। होता क्या है, लेट सपोज ये आपका ER है, ठीक है। केडल रिसेप्टर यहाँ है, प्रोटीन बाइंड हुआ, ठीक है। ये केडल रिसेप्टर यहाँ है, तो प्रोटीन यहाँ पर जैसे बाइंड होकर वेसिकल फॉर्म में गया है केडल रिसेप्टर के साथ, केडल है और उसके साथ प्रोटीन बाइंड है। तो ये जब गोल्जी की तरफ जाता है, लेट सपोज ये आपकी क्या है, यहाँ पर ये गोल्जी है, जो इसकी तरफ फेस किए हुए है ये आपकी होगी सिस गोल्जी। तो जब ये गोल्जी की तरफ जाता है ना, तो COP2 वेसिकल में जा रहा है और इसको बोलते हैं हम क्या? एंटेरोग्रेड ट्रांसपोर्ट। क्या बोलते हैं? एंटेरोग्रेड। और जो वापस आता है तो ये COP1 के थ्रू आता है, जिसको बोलते हैं हम रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो केडल रिसेप्टर, अब रिसेप्टर केवल वापस आ रहा है, प्रोटीन तो चला गया, ठीक है। तो ये COP1 वेसिकल के थ्रू आता है। तो क्वेश्चन देखिए, केडल रिसेप्टर जो होता है, एक और चीज याद रखिएगा, जो आपका गोल्जी होता है ना, गोल्जी का pH हाई होता है, सॉरी pH क्या होता है? एसिडिक होता है। एसिडिक pH यानी H पॉजिटिव प्रेजेंट होगा। तो pH स्केल में H पॉजिटिव 1 to 7 में होता है, यानी लो pH में होता है। तो गोल्जी का pH क्या होता है? लो होता है। और लो pH में क्या होता है आपका? लो pH में आपका जो केडल रिसेप्टर होता है ना, इसकी एफिनिटी लो pH के लिए ज़्यादा होती है। यहाँ पर ये स्टेबल होता है। केडल रिसेप्टर की एफिनिटी जो है लो pH में ज़्यादा होती है, ठीक है। ये गोल्जी के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। इसके अलावा जो आपका ER होता है ना, ER का pH जो होता है वो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल pH होता है। काइंड ऑफ आपका 7-8 के पास होता है, यानी काइंड ऑफ आप कह सकते हो हाइयर की तरफ, इसका हाइयर pH की तरफ चला जाता है। और हाइयर pH में आपका केडल रिसेप्टर जो होता है ना, केडल रिसेप्टर की एफिनिटी लो होती है। केडल रिसेप्टर की एफिनिटी यानी पसंद नहीं करता वो लो pH में रहना, इसलिए उठ के चला जाता है गोल्जी में। इस तरीके से आप याद रख सकते हो, है ना। तो केडल रिसेप्टर तो दोनों में है, ER में भी, गोल्जी में भी। ER टू गोल्जी जब वो जाता है तो COP2 के थ्रू जाता है, गोल्जी टू ER जब आता है तो COP1 के थ्रू आता है। गोल्जी में क्यों भाग जाता है ऐसे याद रख लो, क्योंकि गोल्जी का pH जो होता है कम होता है, इसलिए उधर भाग जाता है उसको, क्योंकि कम pH में रहना पसंद है, ऐसे याद कर सकते हो। तो केडल रिसेप्टर फाउंड इन COP1, बिल्कुल COP1 में भी होगा, COP2 में भी होगा। केडल रिसेप्टर एफिनिटी फॉर केडल सीक्वेंस इज हाइयर एट हाई pH, हाई pH पे नहीं होती, लो पे होती है, तभी तो गोल्जी में भाग जाता है।
केडल रिसेप्टर ईआर में सिंथेसाइज होता है, करेक्ट है। केडल रिसेप्टर ईआर गोल्जी दोनों में प्रेजेंट होता है, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पर आपका ए सी डी तीनों ऑप्शन करेक्ट है, बी वाला इनकरेक्ट है, ठीक है। यही चीज यहाँ पर पूरे चार्ट में एक्सप्लेन की गई है, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं गोल्जी टू लाइसोसोम। जब भी कोई चीज जाती है तो लाइसोसोम में वो कोई सिग्नल सीक्वेंस के थ्रू नहीं जाती, प्रोटीन के ऊपर मैनोज सीक्वेंस ऐड कर दिया। मैनोज क्या होता है, शुगर मोइटी ऐड कर दी जाती है। फिर ये मैनोज रिसेप्टर से बाइंड करती है, मैनोज 6 फॉस्फेट रिसेप्टर से। मैनोज 6 फॉस्फेट, 6 पे फॉस्फेट होता है मैनोज के, तो रिसेप्टर से बाइंड करती है। फिर वो एंडोजोम में जाती है, एंडोजोम में जाने के बाद लाइसोसोम में जाती है। क्योंकि लाइसोसोम में प्रोटोन ग्रेडियंट है, H पॉजिटिव है, तो इतनी एसिडिक पीएच पे क्या होता है, इतनी एसिडिक पीएच पे रिसेप्टर डिसोशिएट हो जाता है। रिसेप्टर जो होता है आपका वो डिसोशिएट हो जाएगा, मैनोज 6 फॉस्फेट का जो रिसेप्टर है वो डिसोशिएट हो जाएगा, और डिसोशिएट होके वापस से रिसाइकलिंग होके वापस से गोल्जी में आ जाएगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं हम, अगर कहीं मिल जाए तो। ये देखो लाइसोसोम में क्या होता है, मैनोज 6 फॉस्फेट, और इसका रिसेप्टर होता है ना। पेरोक्सोसोम में देख लिया हम लोगों ने क्या होता है, सी टर्मिनल वाला होता है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन तो हो गया। ये वाला देखो अब भी, इसमें सिस गोल्जी, ट्रांस गोल्जी, कोप2, एंडोसेटिक, इन सब के बारे में है। तो लाइसोसोम में क्या होता है, मैनोज 6 फॉस्फेट रिसेप्टर है ना, ये जाएगा लाइसोसोम के साथ। तो ए का फोर्थ, फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन में है। इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कोप2 वेसिकल। कोप2 वेसिकल क्या करती है, कोप2 वेसिकल आपका क्या करेगी, कोप2 वेसिकल आपकी मैंने कहा ER2 गोल्जी लेके जाएगी। कौन, कोप2, जिसको बोलते हो आप एंटरोग्रेड, सीधे सीधे जा रहा है, एंटरोग्रेड ट्रांसपोर्ट। लेकिन गोल्जी टू ER कोप1 लेके आएगी, जिसको आप बोलते हो रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट। तो कोप2 वेसिकल क्या करेगी, डी का हो गया फर्स्ट, ठीक है। इसके बाद में फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पर सिस गोल्जी, ये आपकी क्या है, सिस गोल्जी, जब चीजें जा रही हैं सिस गोल्जी। तो सिस गोल्जी के लिए कौन सा होगा यहाँ पर, सिस गोल्जी में यहाँ पर कोप1 वेसिकल जो है वापस आती है सिस गोल्जी से। तो सिस गोल्जी से कोप1 वेसिकल आएगी बढ़ होके, है ना। तो बी का हो गया थर्ड। इसके बाद देखिए यहाँ पर और कौन सा बचा, ट्रांस गोल्जी। ट्रांस गोल्जी यानी गोल्जी के बाद फिर कहाँ जाएगी, तो ट्रांस गोल्जी, गोल्जी के बाद फिर जाएगी लाइसोसोम में, है ना। तो ट्रांस गोल्जी में कौन सा आएगा, प्रोटीन फिर गोल्जी से बाहर जा रहा है, प्रोटीन एग्रीगेशन फॉर सिक्रेट। और एंडोसाइटिक वेसिकल में क्या होगा, एंडोसाइटिक वेसिकल में क्लैद्रिन कोटेड। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ आता आपका ऑटोफेजी। ऑटोफेजी में क्या होता है, कोई भी प्रोटीन एग्रीगेट है या फिर कोई भी अगर डैमेज कहीं पर भी हो गया है तो कोई भी प्रोटीन एग्रीगेट हो सकता है, कोई भी ऑर्गेनली हो सकती है ना। कोई भी प्रोटीन, ये देखो ये लिखा हुआ है प्रोटीन एग्रीगेट हो गया, कोई ऑर्गेनली हो गया, ठीक। तो क्या होता है यहाँ पर ये फॉर्म है डबल मैम्ब्रेन फॉर्म होगी, ठीक। तो ऑटोफेगोसोम जो है यहाँ पर डबल मैम्ब्रेन फॉर्म में है। ये अंदर की तरफ कोई भी प्रोटीन एग्रीगेट हो सकता है, ठीक है। कुछ भी अगर डैमेज कुछ भी है चीज तो उसको हमने तहस नहस करना है ना, कोई भी प्रोटीन खराब हो गया, कोई ऑर्गेनली खराब हो गई है, तो लाइसोसोम के साथ ऑटोफेगोसोम कंबाइन होता है और क्या बन जाता है, ऑटोफेगोलाइसोसोम। क्योंकि लाइसोसोम में H पॉजिटिव ग्रेडियंट होता है, पीएच एसिडिक होती है, तो एसिडिक पीएच पे क्या हो जाता है, ऑटोफेगोलाइसोसोम जो होता है डिग्रेडेशन कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर आपका ऑटोफेजी अकर व्हेन सेल कंटेन एग्रीगेटेड प्रोटीन या ऑर्गेनलीज, ये करेक्ट है। ऑटोफेगोसोम फ्यूज विद एनी ऑर्गेनली, नहीं, किसी भी ऑर्गेनली के साथ फ्यूज नहीं होता, लाइसोसोम के साथ फ्यूज होता है और ऑटोफेगो लाइसोसोम बनाता है। तो ये हो गया गलत, किसी भी ऑर्गेनली के साथ फ्यूज नहीं होता। ऑटोफेगोसोम सिंगल मैम्ब्रेन है, नहीं, अभी मैंने कहा डबल मैम्ब्रेन है, सिंगल मैम्ब्रेन नहीं है, डबल मैम्ब्रेन है। तो ये वाला भी हो गया आपका इनकरेक्ट। ऑटोफेगोसोम लाइसोसोम के साथ फ्यूज होता है बिल्कुल, और क्या बनाता है, ऑटोफेगो लाइसोसोम। तो ए और डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ देखिए, सबसे पहला क्या रहा होगा, ये आपका यहाँ पर एग्रीगेटेड प्रोटीन्स है, कोई भी एग्रीगेट प्रोटीन है, ठीक है। और किसके साथ है, ये ऑटोफेगोसोम है, डबल मैम्ब्रेन, ये ऑटोफेगोसोम है और क्या है, डबल मैम्ब्रेन है। ये ऑटोफेगोसोम लाइसोसोम के साथ फ्यूज हुआ है, कौन, ऑटोफेगोसोम, और क्या बना दिया है, ऑटोफेगोलाइसोसोम बना दिया है। क्या बना दिया, ऑटोफेगोलाइसोसोम बना दिया है।
तो ए वाला आपका क्या है, ए वाला आपका ऑटोफेगोसोम है, बी वाला आपका लाइसोसोम है और सी वाला ऑटोफेगोलाइसोसोम है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर भी है। तो सेल इज अंडरगोइंग फॉर ऑटोफेजी, हम सेल क्या कर रही है, ऑटोफेजी कर रही है बाय द फॉर्मेशन ऑफ ऑटोफेगोलाइसोसोम। अब एक्सोटॉक्सिन एंडोटॉक्सिन के बारे में बात करते हैं, कुछ छोटे से पॉइंट्स रह गए अब तो हमारे। तो कुछ एक्सोटॉक्सिन एंडोटॉक्सिन के बारे में है कि यहाँ पर ये चार्ट दिया गया है। एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस बाय बोथ ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस बाय ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। एक्सोटॉक्सिन जो है आपका रिलीज फ्रॉम सेल, एंडोटॉक्सिन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सेल वॉल। एक्सोटॉक्सिन जो है प्रोटीन एंड एंडोटॉक्सिन लिपिड ए ऑफ लिपोपॉलीसेकेराइड। मैनी टाइप ऑफ एक्सोटॉक्सिन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। एंडोटॉक्सिन ओनली वन टाइप ऑफ एंडोटॉक्सिन। एक्सोटॉक्सिन आपका हीट लबाइल है, देखो इसी से क्वेश्चन है, इस पॉइंट से ही। एक्सोटॉक्सिन क्या है, हीट लबाइल है, ठीक है, और एंडोटॉक्सिन हीट में स्टेबल है। तो क्वेश्चन देखिए, एक्सोटॉक्सिन हीट लबाइल है, एक्सोटॉक्सिन आर हीट स्टेबल, नहीं, एंडोटॉक्सिन हीट स्टेबल, तो गलत। एक्सोटॉक्सिन आर यूजुअली हीट लबाइल, बिल्कुल, एंड एंडोटॉक्सिन आर हीट स्टेबल, बिल्कुल। तो आपका बी और सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है इधर से ही। आगे देखें, यहां पर जो आपका आर्की बैक्टीरिया है कैन बी ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। सेल मेम्ब्रेन सिंगल लेयर होती है, एल ग्लिसरॉल मोइटी होती है, एथर लिंकेज होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए बैक्टीरियल मेम्ब्रेन, जो बैक्टीरिया होता है ना, पहले तो बैक्टीरिया के बारे में दिया गया है, ये देखो यहाँ पर, ये लास्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन के बारे में, ये बैक्टीरिया की है, जो सेकंड है ना यू बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया की है और ये आर्के बैक्टीरिया की है। तो बैक्टीरिया की एस्टर लिंक होती है विद डी ग्लिसरॉल। ये मैं थोड़ा यहाँ पर आपके लिए हाईलाइट कर देती हूँ, मैं वेट फॉर अ सेकेंड। ये देखो, ये जो बैक्टीरिया है, कि बैक्टीरिया की क्या होती है, बैक्टीरिया की होती है एस्टर लिंक और डी ग्लिसरॉल। तो बैक्टीरियल मेम्ब्रेन क्या होती है, डी ग्लिसरॉल होती है, ठीक है, और एस्टर लिंक होती है। और आर्किया की क्या होती है, लिखा हुआ है एथर लिंक्ड लिपिड, आर्किया की क्या होती है, एथर लिंक्ड होती है और एल ग्लिसरॉल होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ देखिए, आर्किया सेल कुड कंटेन ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। अभी मैंने बताया कि आर्किया कैन बी ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, तो यहाँ पर ये करेक्ट है। ग्राम पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ग्राम नेगेटिव भी हो सकते हैं, केवल ग्राम पॉजिटिव नहीं होगी। आर्कियल सेल वॉल आर ससेप्टेबल टू डिग्रेडेशन बाय लाइसोसोम, नहीं कि आर्कियल सेल लाइसोसोमल डिग्रेडेशन के अंडर जा सकती है, नहीं। आर्कियल सेल मेम्ब्रेन पजेस ब्रांच चेन, देख लेते हैं ब्रांच चेन होता है क्या आर्किया में। यहाँ लिखा हुआ नहीं है, बट आर्किया जो होता है ना, ब्रांच चेन होता है, और ये भी हमें अभी ये तो मैंने बताया कि इथर लिंक होता है, इथर लिंक होता है और एल ग्लिसरॉल मोइटी होगी, ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा, और ब्रांच होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये डी वाला ऑप्शन भी करेक्ट है। नेक्स्ट ये वाला बहुत कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि ये बैक्टीरिया है आपका, ये बैक्टीरिया जब आपका बाइनरी फ्यूजन से डिवाइड होता है तो 2 सेल में डिवाइड होता है, और जो आपका प्लाज्मिड होता है ना, जो प्लाज्मिड्स होते हैं, तो 50-50% चांस है, मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसी को बोलते हैं प्लाज्मिड क्योरिंग। तो वही बोला गया है कि ईच सेल डिवीजन, जब भी बैक्टीरिया में सेल डिवाइड होगी तो हर सेल के पास इक्वल प्रोबेबिलिटी नहीं होती, बोल रहे हैं ये प्लाज्मिड डिस्ट्रीब्यूशन की, इक्वल ही होती है। तो बी ऑप्शन आपका गलत हो जाता है ना, तो सारे ऑप्शन कट जाते हैं, एक ऑप्शन रह जाएगा। सॉरी, ए ऑप्शन अगर गलत हो जाता है तो आपके ये ऑप्शन कट गया, ये वाला कट गया, ये वाला कट गया, ये ऑप्शन गलत होते ही। और देखिए डी वाला, देखिए अब डी वाला देख लेते हैं, अगर डी वाला गलत हो गया तो हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ईच प्लाज्मिड हैज इक्वल चांस ऑफ बीइंग इन ईदर ऑफ 2 डॉटर सेल, कि प्लाज्मिड ये दोनों डॉटर सेल है ना, ये बैक्टीरिया जो है जब बाइनरी फ्यूजन से डिवाइड हुआ तो 2 डॉटर सेल बने, तो दोनों के पास इक्वल प्रोबेबिलिटी है, इक्वल चांस है प्लाज्मिड के आने का, करेक्ट है। रैंडमली किसी के पास भी आ सकता है ना, तो बी सी डी तीनों ऑप्शन करेक्ट है। देन ट्रांसपोजोन के बारे में, ट्रांसपोजोन क्या होते हैं, जंपिंग जीन होते हैं, 3 काइंड, कुछ एग्जाम्पल हैं, इंसर्शनल सीक्वेंस ट्रांसपोजोन मेड अप ऑफ IES, ठीक है, एंड ट्रांसपोजिशन कैन बी रेप्लिकेटिव और नॉन रेप्लिकेटिव, दोनों हो सकता है। इसके बाद में ट्रांसपोजिशन अकर इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। कुछ टाइप्स दिए गए हैं ट्रांसपोजोन के, पहला रेट्रो ट्रांसपोजोन। रेट्रो ट्रांसपोजोन क्या होता है, कॉपी पेस्ट एंड सेंड टू होता है, दे हैव डायरेक्ट रिपीट एट ईच एंड। तो यहाँ पर रेट्रो ट्रांसपोजोन में क्या होता है, रेट्रो ट्रांसपोजोन में कॉपी पेस्ट होगा, कॉपी पेस्ट यानी DNA है, DNA से बना RNA, और RNA से वापस बन जाता है DNA, तो कॉपी तो हो गया, कॉपी होने के बाद में फिर ये पेस्ट होता है, ठीक है। जबकि आपका DNA ओनली ट्रांसपोजोन में कट हुआ वो रीजन,
और जाके पेस्ट हो गया दूसरी जगह पे, कोई आरएनए इंटरमीडिएट नहीं होता। ठीक, तो बेसिक सी चीज़ यहाँ पर ट्रांसपोजोन के बारे में है। इसके अलावा एग्जाम्पल का पूरा चार्ट निकाल लीजिएगा ट्रांसपोजोन का, क्योंकि लाइन, साइन है ना, ALU सीक्वेंस, इनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक चार्ट निकाल लीजिएगा। बस ये वाला पोर्शन आपका सेल बायोलॉजी का रह गया। ट्रांसपोजोन के एग्जाम्पल का एक शीट आपको गूगल पे मिल जाएगी, तो वो निकाल लीजिएगा। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन का जितना भी पोर्शन था पूरा मैंने करवा दिया है आपको। माइक्रोबियल फिजियोलॉजी में 2 ही टॉपिक इंपॉर्टेंट थे, एक आपका एंडोटॉक्सिन, एक्सोटॉक्सिन के बारे में, है ना। इसके अलावा जो आपके आर्के बैक्टीरिया था इसके बारे में, इससे क्वेश्चन आए हैं। इसके अलावा आपके यहाँ पर डायोक्सी ग्रोथ कर्व से क्वेश्चन आए हैं, तो तीनों टॉपिक्स मैंने करवा दिए। ओपेरॉन आप क्योंकि आपका ओपेरॉन जो है यूनिट 3 में भी है आपका, तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, तो वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आपका कवर हो जाएगा। बाकी आपका पूरा पोर्शन जो है सेल बायोलॉजी का कंप्लीट हो गया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट लर्निंग। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। बताइएगा ये लेक्चर कैसा लगा, क्योंकि इसमें मैंने आपको प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चंस मेरे को मिले उस टॉपिक के वो भी करवा दिए हैं, और शॉर्ट में हम लोगों ने सारे टॉपिक भी डिस्कस कर लिए हैं। आई थिंक सेल बायोलॉजी का अगर आपने कुछ भी नहीं किया है ना, तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत 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 यूज़फुल होने वाला है। इस PDF को अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप में आपको ये PDF अवेलेबल हो जाएगी, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी ये PDF अवेलेबल हो जाएगी, और बाकी जितने भी वन शॉट की PDF है आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। कोई क्वेरी हो तो आप व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट लर्निंग।